पहला टारगेट क्या होगा? हेलो 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 यार, अब एकदम शांत हो जाओ। क्या? करें स्टार्ट? तू तो तू ध्यान रखता है सबका, तो सबसे हटके अलग बैठ गया वो, इसलिए किसी को और तबीयत खराब ना हो जाए। यार स्टार्ट कर रहे हैं अब, कर दें? शॉट लगभग कितने बच्चे होंगे क्लास में? 150 के आसपास हैं, है ना? क्या हो गया तुम्हें भाई? गलत है यार। यस, कर सकते नहीं है, करते हैं। कोरोना को डिटेक्ट करने में करते हैं पीसीआर। अब जल्दी बैठो फटाफट, तेजी से कर रहे हैं स्टार्ट। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, बिल्कुल। ए पीछे साइलेंट एकदम। उठो पहले, उसको ऊपर। सीट कहां अंदर घुस गए? सारे सारे बाहर निकलो। इतना ही हो? ठीक है। इधर एक भी की आवाज आ गई ना, क्लास से बाहर कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। लास्ट यार, प्यार से पढ़ लो। चलो स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट। अब जो हम बात कर रहे हैं बेटा, एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करता हूं, अरे मैं तो खड़ा हूं सामने, उसी में देखना है। हाँ, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन में एक ही चीज होने वाली है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना है। और जीन ऑफ इंटरेस्ट में किसको जोड़ोगे आप? प्लाज्मिड को। यानी प्लाज्मिड को जोड़ने के क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट। और कोई ना कोई होस्ट होगा, उसके अंदर क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन। और अपना डिजायर प्रोडक्ट उससे आइसोलेट कर लोगे। एक ही चीज हर स्टेप पर यहां पर हमें करनी है, सेम सेम रिपीटेशन बार बार, तो समझना है इसको। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में क्या है और मेडिसिन में क्या है। आज का टारगेट क्या है? एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर की बात करता हूं तो समझना एग्रीकल्चर में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर एग्रीकल्चर की बात करता हूं तो यह आपको पता है कि तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए
भाई फूड की क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि इस चीज को मतलब इक्वल किया जाए, यानी उसको जितना फूड मिलना है उतना मिल जाए। तो इसके लिए भाई इतना पता है इंडिया में क्या आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन टोटली एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। अब एग्रीकल्चर कई टाइप से हो सकता है, जैसे केमिकल बेस्ड या एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। ये लोग जानते थे कि आप भाई पहले के टाइम पर क्या होता था गांव के अंदर, कि भाई गांव में कैटल्स होते थे, ठीक है, उनकी गोबर को इकट्ठा करते थे एक जगह। जब फसल उगानी होती थी तो सारे के सारे गोबर को कहाँ डाला जाता था, खेतों में, और बो दिया जाता था। वही नॉर्मल ट्रेंड था। पर जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या इस तरीके से जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है इससे हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं ना? नहीं बढ़ा सकते। तब ट्रेंड आया एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर किस पर डिपेंड करता है? आप जानते हो डिफरेंट टाइप के केमिकल यूज करते हैं, जैसे आपने सुने होंगे बायो डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फंजीसाइड, समझ रहे हो ना, केमिकल हर्बिसाइड, ठीक है, खरपतवार को मारने के लिए केमिकल हर्बिसाइड। तो ये सब क्या कर रहे हैं हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, किसके बेस पर? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के बेस पर। समझना मेरी बात, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के बेस पर इसका ड्रॉबैक क्या है? जिन केमिकल से बड़े बड़े इंसेक्ट मारे जा रहे हैं, कीड़े मारे जा रहे हैं, सोचो अगर वो आपकी क्रॉप में सॉइल में जाते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही है, और कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक पॉइजन डिफरेंट टाइप के कैंसर प्रोड्यूस करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखा होगा अभी लेटेस्ट, आज सुबह ही मैंने देखा था कि जो बहुत तेजी से इंडिया के अंदर कैंसर फैल रहा है, बहुत तेजी से, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से युवाओं के अंदर, यंगर्स जो हेडिंग था, यंगर्स में कैंसर इतने परसेंट बढ़ा, ठीक है। अगर फीमेल के अंदर बात करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर, और मेल के अंदर बात करते हैं तो लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर तो एक एज पर हो रहा है, ठीक है, मतलब लंग कैंसर के केस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। साथ में गट कैंसर, गट समझ में आ गया? हाँ, हाँ, गट कैंसर तो बच्चों में भी हो रहा है, तो इट इज डेंजरस कंडीशन। उसके लिए एक मेन चीज क्या है, कहीं ना कहीं आप जो चीजें आपकी डाइट में नहीं होनी चाहिए वो सब चीजें डाइट में है। समझ रहे हो ना मेरी बात? आप पॉइजन खा रहे हो इनडायरेक्टली खाने के साथ, सब्जियों के साथ पॉइजन खा रहे हो, फ्रूट्स के साथ पॉइजन खा रहे हो आप, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इसको रिप्लेस करने के लिए, अब इसको रिप्लेस तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ रही है खाना सबको चाहिए, चाहे तुम जहर खिला दो खाने के नाम पर खाना चाहिए सबको। समझ, सबको फल खाने हैं। अब इतना भाई फल है ही नहीं तो कहां से खिला देंगे फल? समझ रहे हो, कच्चे फलों को उठाकर केमिकल से ट्रीट करके दिए जा रहे हैं पका करके, तो खाने सबको हैं, ठीक है। तो मजबूरी है, आप एग्रोकेमिकल को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो एग्रोकेमिकल ने एक बहुत बड़ा एक बना लिया है हमारे अंदर कि भाई ये बिना इसके तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप क्रॉप की क्वांटिटी बढ़ा पाओ। पर पैरेलल स्टार्ट कर दिया हमने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में आप जानते हो वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं, तो मैंने कहा आज में ये भी एक बड़ा अच्छा बन गया है। और पर इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। कॉस्ट का मतलब एक तो वर्मी कंपोस्ट महंगा आता है, पहली बात। दूसरा, भाई इसके फूड जो बनाते हैं वो महंगे पड़ते हैं, ठीक है। अगर मैंगो की बात करूं कि बाजार में आम 50 रुपए किलो आ रहा है, तो इससे बना हुआ जो आम होगा वो 1,000 रुपए किलो आएगा। यस। नेचर बास्केट पे जाना, समझ जाओगे। मैं समझ गया था, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी कहा ज्यादा हो गया, मुझे लगा, तो मैं चला के खरीदने के लिए। बाहर 40, 50, 60 रुपए किलो आम मिल रहा था। साउथ एक्स में नेचर बास्केट खुला हुआ है बहुत बड़ा, और ओनली ऑर्गेनिक फूड, मतलब स्टैम्प्ड है, मतलब ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक। अब जो लोगे ऑर्गेनिक मिलेगा। मैं भी बड़ा चला गया भाई, ठीक है, 1 आध किलो आम खरीद लाते हैं नेचर। टेस्ट भाई किसी ने बहुत स्टिमुलेट किया यार, बहुत टेस्टी होते हैं ये वो, सर जाना लेके आना, भाई चले गए हम भी। अब चले तो गए, खाली हाथ तो लौटेंगे नहीं। तो 1 किलो लेने गए थे हम, वहां एक आम लेकर के आए। यस, बड़ा आम था, ठीक है, और 500 कुछ रुपए का बिल बना था एक आम का, ठीक है। और लेके आए, खाली हाथ नहीं लौटना था, बेइज्जती हो जाती, ठीक है। थोड़ा सा कुछ तो ले भाई, आए हो, घूमे हो, समझे हो, तो अब टेस्ट तो करना ही है ना। तो समझ में आया, पहले मुझे भी लगा यार, गुस्सा भी आई मुझे, इन्होंने बताया, बोले इतने महंगे आम खाएंगे क्या, मर जाएंगे। नहीं समझ में आया, पर हाँ, पर जब खाया तब लगा उसका टेस्ट अल्टीमेट था, मतलब नॉर्मल आम से तो बिल्कुल ही अलग था, ठीक है। क्या बेटा? अब ये अंबैया बम्बई नहीं, वो अलग ही थे, वो अलग ही बड़ा अच्छे थे, टेस्ट में बहुत अच्छे थे, ठीक है। सुन लो मेरी बात, एक बेनारा कंपनी है, ठीक है, उनके जो ओनर थे एक बार मिला था, तो वो अपना कंपनी के संग संग एक फार्म डेयरी फार्म हाउस भी चलाते थे। तो मुझे एक दिन बातों बातों में डिस्कशन हुआ, तो उस समय दूध आता था 35 से 40 रुपए एक लीटर, ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि हम 150 रुपए लीटर दूध बेचते हैं, तो मुझे
हंसी आई, तूने बोला ऐसे में बोला नहीं, कौन खरीदेगा आपका 150 रुपए लीटर दूध, उन्हें खरीदेगा हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, डिमांड ज्यादा है, क्यू लगी है, अगर कहीं से कि बंद होगा तब जाकर वो प्रोवाइड करा पाएंगे। मैं क्या भाई तुम्हारे दूध में ऐसा खास बात क्या है? ऑर्गेनिक है सर, ऑर्गेनिक। मैंने समझा ऑर्गेनिक से मतलब क्या है? हमारे जो कैटल्स वो फूड खाते हैं जो एक आम इंसान नहीं खा पाता। समझ में आया? यानी 100% ऑर्गेनिक, गारंटी है, ऑथेंटिक है, कहीं भी टेस्ट करा लो, ठीक है। कोई वो ब्रांड है भाई अपना, उनका जो कुछ काम था उनका किसी चीज का, हाँ बेनरा ग्रुप, उनका काम था कुछ, कई मतलब अच्छा काम था, तो वो उन्होंने पैरेलल चला रखा था। पर मैं, तुम समझ रहे हो ना, मैं तुम्हें अल्टरनेटिव रिसोर्सेज बता रहा हूं फ्यूचर के, तुम मेरी बात समझो, ठीक है। मतलब दुनिया के अंदर अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, समझ में आया? तुम्हारे अंदर कैलिबर होना चाहिए, हाँ तुम्हारे अंदर कैलिबर होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। तुम्हें बेचना आना चाहिए तो मिट्टी बेच दोगे। चंदन अगरबत्ती के एक मालिक थे, उनसे भी मिला था मैं, सर कुछ कॉन्फ्रेंस होती थी, कुछ चीजें होती थी, मिलते थे, तो उनने मुझसे कहा था कि सर मैं कीचड़ बेचने की दम रखता हूं। तो मैंने कि भाई बड़ा मतलब कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, तो मतलब मामला है ना कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, समझ रहे हो ना? मैं कीचड़ को सोने के भाव, हाँ कीचड़ को सोने के भाव बेचने की दम रखता हूं। इंडिया की बात चल रही है, हाँ सब सारी इंडिया की बात चल रही है। दुनिया में सेम प्रोडक्ट जो इंडिया में मिलता है और अदर कंट्री में मिलता है, उसकी क्वालिटी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। यस, समझ रहे हो ना? अब पतंजलि के डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट, यहाँ तो कचरा है यहाँ पर, अब वही प्रोडक्ट तुम किसी और कंट्री में ले लोगे, ठीक है, तो वही एम्बे का प्रोडक्ट सोचो। जब एम्बे का मैं ओमेगा 3 की बात की थी, तो वो एक बॉक्स था, वो मुझे बाहर से लेकर के आए थे, तो एम्बे के बहुत बड़े मतलब डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो मैंने कहा ये नहीं चाहिए भैया, इंडिया तो है ही नहीं, तो तुम बाहर की ठप्पा लग क्या है, नकली है, तो नकली नहीं है, असली में यही असली है, जो आप ले रहे हो वो असली है ही नहीं। समझ रहे हो? ये क्या बोल रहा है भाई? हाँ इंडिया के अंदर सेम ब्रांड के मानक ही अलग हैं, मतलब समझ गए ना मेरी बात? यहां से पैसा चलता है, कुछ नहीं चलता, बहुत बहुत मामला खराब है। तभी तो इंडिया हॉटस्पॉट बन गया कैंसर का पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर इंडिया में फैल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है, मतलब डर है बहुत बड़ा, समझो एक तरीके से, मैं बता नहीं पा रहा हूं क्या है, पर सही नहीं है, ठीक है, स्थिति बहुत खराब है। वापस आ जाओ, ठीक है। पहले कैंसर सिर्फ उनको होता था जो सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, अब तो ऐसे नहीं, महामारी सी फैल रही है, मतलब अजीब सा कंडीशन हो गई है। तो समझ में आई मेरी बात? तो इसके लिए जरूरत है बायो फर्टिलाइजर की, जरूरत है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की। तो आज की डेट में धीरे धीरे ये भी ग्रो कर रहा है और ये भी ग्रीन रिवोल्यूशन का पार्ट बन गया है, ठीक है भाई, ये भी एक अल्टरनेटिव सोर्स है। पर क्या ये दोनों सफिशिएंट है? बढ़ती हुई जनसंख्या को उतना फूड प्रोवाइड कराना पॉसिबल ही नहीं है। तो जरूरत है अल्टरनेटिव किसी और सोर्स की। तो वो क्या आया? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। समझ रहे हो ना? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? देख, जैसे कुछ मैं एग्जांपल देता हूं आपको जो आप जानते भी होंगे, ठीक है। ऐसे प्लांट बनाए गए, ठीक है, जो नीचे आलू पैदा कर रहे हैं, ऊपर स्टेम में क्या लगे हुए हैं? टमाटर। याद आया? हाँ, फूल गोभी इतनी सी आती है, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके साइज कितना बढ़ा दिया उन्होंने? बहुत बड़ा। अगर दावत हो तो 2 फूल गोभी ले आओ तो पूरी दावत निपट जाएगी, ठीक है। पर क्या इनमें क्वालिटी है? क्वांटिटी बढ़ाने में लगे हुए हैं पर क्वालिटी खत्म। समझ में आया? तो सब क्या बन रहा है? ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड सिस्टम है। अब दिक्कत कहां कहां आ रही है? जैसे आप कहते हैं फसल में क्यों नहीं उपज, किसान क्यों परेशान है कि भाई खेती की उसने और तेज हवाएं चली, आंधी तूफान आए, वो स्टेम टूट गई, खेत बर्बाद, सारा का सारा, सूखा पड़ गया बर्बाद, पानी ज्यादा पड़ गया बर्बाद। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो एबायोटिक स्ट्रेस, क्या बोलते हैं इनको? बायोलॉजिकल कोई अटैक नहीं हुआ, एबायोटिक स्ट्रेस की वजह से बहुत बड़ा लॉस हो गया और कहीं ना कहीं ईल्ड में सीधा इफेक्ट आया। कोई छोटे मोटे पैमाने पर तो नहीं होती, बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। तो आपको इस टेक्नोलॉजी को यूज करना है, एबायोटिक स्ट्रेस से फाइट करने के लिए ऐसे मॉडिफाइड क्रॉप बनाने पड़ेंगे, ठीक है। साथ में अगला चैलेंज क्या था भाई? अगला चैलेंज था कि जो हमें लगता था कि भाई बिना केमिकल फर्टिलाइजर, बिना केमिकल पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, समझ रहे, इंसेक्टिसाइड की हम कोई क्रॉप उगा ही नहीं सकते, कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते। तो इस पर लोगों ने, बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया भाई? उस पर विश्वास मत करो, बायोटेक्नोलॉजी मॉडिफाइड हो रही है, आज के दिन में हम इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना रहे हैं जो पहले से ही उनमें
टॉलरेंट प्रॉपर्टी है, कोई इंसेक्ट उनको खा ही नहीं पाएगा, खाएगा तो मारा जाएगा बिना किसी दवा के छिड़के। समझ में? इसमें मैं समझाऊंगा आपको बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन, समझ रहे हो? या निमेटोड को मारने के लिए बहुत खतरनाक पॉइजन यूज किए जाते थे, तो अब हमने निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट बना दिए। इसमें समझाऊंगा मैं आरएनए इंटरफेरेंस, जिसमें आपको मैं टोबैको प्लांट के बारे में बताऊंगा जिसको मैंने निमेटोड रेजिस्टेंट बनाया है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आज की डेट के अंदर हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू को इनहांस करने के लिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू को इनहांस का मतलब है, तुमने सुना होगा कि व्हाइट राइस हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होता है, ब्राउन राइस हेल्थ के लिए अच्छा होता है, सुना होगा ना? व्हाइट राइस द पॉइजन, कुछ व्हाइट चीजें जिनसे बचना चाहिए, चीनी, नमक, व्हाइट राइस, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये मैदा, सफेद मैदा, ये सब पॉइजन है। कर्ड नहीं, कर्ड तो अच्छा होता है भाई, हर व्हाइट चीज खराब हो जाएगी, समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हो? तो ये 4-5 चीजें मेरे दिमाग में आ गई तो मैंने बोल दी, ये सब पॉइजन है, हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। समझ गए ना मेरी बात? क्या व्हाइट नहीं खाते हो? अरे हम तो खाते हैं। हाँ पॉइजन है, अब पॉइजन तो हम सब खा ही रहे हैं ना, पर हम बहुत कम खाते हैं। प्योर राइस नहीं खाते, 3 चपाती खाएंगे तो 1 कटोरी राइस ले लेंगे, ओकेजनली, रोज नहीं। समझ गए ना? हाँ समझ गए ना? ब्राउन राइस हमने एक बार ट्राई मारा, पर टेस्ट लेस था। समझ, टेस्ट लेस क्यों था? अब चावल ही नहीं खा रहे, तुम तो कुछ और खा रहे हो चावल की फॉर्म में, समझ में आ गया? तो उसमें अलग न्यूट्रिएंट है। अब तुम्हें चाहिए चावल वाला टेस्ट, भाई टेस्ट में एरोमा होना चाहिए बासमती वाला, तो कहां से तुम ब्राउन राइस में बासमती वाला एरोमा मिल जाएगा? समझ में आ गया? हाँ, तो पर हेल्थ के लिए ठीक है। आप समझ में, तुम हेल्थ के लिए हेल्थी खानी है तो चावल ही क्यों खाओ, और फल खाओ ना, और चीजें खाओ, ठीक है, अच्छी सब्जियां खाओ। पर समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज की डेट में बायोटेक, कचरियां पका के रख देते हो भाई, तुम दोनों अलग अलग बैठना। आगे ये कर रहे होंगे ना, ये तुमसे बात कर रहे थे क्या, खुद आपस में बात कर रहे थे? आजा, निकल के आजा, जल्दी जल्दी जल्दी, यहां पर जल्दी, फटाफट फटाफट, तेजी से, क्विक फास्ट। ए हाँ तू जल्दी जल्दी आओ। और तुम में से अगर किसी ने कि यहां बैठा के, यहां बैठा के लिखवाऊंगा मैं, ध्यान रखना, उसको तो मैं इज्जत दे रहा हूं, यहां बैठा रहा हूं, इज्जत मिल रही है पूरी। आगे तो मैं यहां बैठाऊंगा नीचे, जब तक मैं बोलूंगा किसी और की आवाज नहीं आनी चाहिए। 2 दिन बचे हैं यार, अच्छे से पढ़ लो यार, कल लास्ट है, नहीं नहीं परसों लास्ट है, आज के बाद 2 दिन है, तो अच्छे से पढ़ लो। अरे सिलेबस है, खुशी बनाओ ना, सिलेबस खत्म हो रहा है। फिर प्रैक्टिस के लिए आऊंगा, प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ, तुम यार मांगते ही रह जाओगे। मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूं, और जो लोग हैं, दुनिया में देना सीखो, लेना मत सीखो, ये सिखाता हूं, ये मतलब समझ में आया? सिंपल सी बात है, कहीं भी बर्थडे हो तो कोशिश करो डोनेट करो जिनको जरूरत है, समझ में आया? अगर हाथ फैलाना सीख लोगे ना तो जिंदगी भर हाथ ही फैलाते रहोगे। स्वेच्छा से कोई दे, आप ले लो, अगर मैं स्वेच्छा से दूं पार्टी तो ले लो, मांग के मत लो, समझ में आया? चलो आ जाओ, पहले टॉपिक खत्म करें फिर बात करें। अब आ जाओ, ठीक है, आवाज नहीं आनी चाहिए एक की भी, क्योंकि पहली क्लास में एनर्जी सब निकाल के आ जाता हूं, पूरी एनर्जी निकल जाती है, अब एनर्जी कम है। अब कम एनर्जी के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से मैं एक एक चीज ब्रेन में सेट है, यहां बिठाऊंगा इस बार मैं छांट ले रहा हूं कौन कौन है, यही लाइन लगाऊंगा एक तरफ से मैं पूरी पूरी, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। देखो जो जिस तरीके से चीजें बढ़ रही है ना, उस तरीके से जो ट्रेडिशनल तरीके से जो हो रही है एग्रीकल्चर, उससे आप ईल्ड नहीं निकाल सकते, तो मजबूरी है में बायोटेक्नोलॉजी इनबिल्ड करनी पड़ेगी, और ये तीनों मिलकर ग्रीन रिवोल्यूशन का पार्ट बना रहे हैं। अब जो बायोटेक्नोलॉजी से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, एनसीईआरटी की लाइन है, तो एनसीईआरटी बोल रही है कि अब क्या कर सकते हो आप, क्या अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं,
तो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज में आप जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो उससे मोर टॉलरेंट एबायोटिक स्ट्रेस, ऐसी क्रॉप बना रहे हो जो एबायोटिक स्ट्रेस के लिए क्या है, मोर टॉलरेंट है। एबायोटिक स्ट्रेस समझ के, कोल्ड, ठीक है, ड्रॉट, साल्ट, हीट, तेज हवाओं की वजह से जो नुकसान हो जाते हैं सारे के सारे, समझ रहे हो, ये सब एबायोटिक स्ट्रेस हैं। इनसे बचाने के लिए क्रॉप को मॉडिफाई कर रहे हो, उनके स्टेम बहुत स्ट्रांग होंगे, आसानी से नहीं टूटेंगे, उनके जो कर्नेल्स बालियां होती हैं उनमें दाने होते हैं, उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, ऐसी चीजें हम बना रहे हैं, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, तो आपका विश्वास है कि बिना केमिकल पेस्टिसाइड के आप कुछ कर नहीं सकते, उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्या करके, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप को बना करके। इसमें मैं कितने एग्जांपल बताने वाला हूं, 2। इसी में तुम्हें बताने वाला हूं बीटी, बीटी इंसेक्ट रेजिस्टेंट, कैसे होंगे ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट। एक और बताने वाला हूं, क्या, आरएनए, आर एन ए आई, आई, आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस में हम क्या पढ़ेंगे, निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट, यस। तो 2 यहां हम कवर करेंगे एनसीईआरटी की जो एग्जांपल दे रखे हैं। अब एनसीईआरटी ने एक चीज और दे रखी है, भाई किसानों ने चलो मान लो क्रॉप अच्छे से कर ली, कल्टीवेट कर लिया, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग भी अच्छे से कर ली, हार्वेस्टिंग के बाद भी लॉस हो जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। भाई हार्वेस्टिंग का मतलब है उठा के आपने फसल हो गई, काट लो, अब बेचने जाओगे, उसी दौरान अगर खराब हो जाए, सड़ जाए, जो भी है, तो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस बोलोगे ना उसको। जैसे आपने देखा होगा अभी जब टाइम आता है, जब टमाटर बहुत होता है, तो सुना होंगे न्यूज़पेपर में कि किसानों ने रास्ते में ही इतने ट्रक पलट दिए, फेंक दिए, कुचल दिए, होली खेल रहे हैं, क्योंकि टमाटर का भाव नहीं मिल रहा, क्योंकि टमाटर पक गए बहुत ज्यादा मंडी में, अब उनका भाव उनका जीरो हो गया। आगे जाने से अच्छा है फेंक दो, क्योंकि पेट्रोल और ज्यादा जाएगी, खर्चा और होगा, ठीक है, कि सुने होंगे ना केस। हाँ, तो ये किसान क्या है, परेशान हो जाते हैं अगर उन्होंने कोई अच्छी ब्रीड यूज नहीं करी, ठीक है। तो जैसे काट लिया टमाटर, सप्लाई कर दिया, उसकी पकने की प्रोसेस तो चालू हो जाती है, रास्ते में जाम हो गया, कोई ऐसी चीज हो गई, या मंडी में भाव बहुत कम है तो उनको रोकना पड़ रहा है, पर समझना मेरी बात, तो किसी किसी कारण से उनका टमाटर सड़ जाता था, तो इसको कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, इसको बचाना है। तो बचाने के लिए हमने क्या बनाए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके, बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटो बनाए। वो तब तक नहीं पकेंगे जब तक आप नहीं चाहोगे, यस, आप चाहोगे वैसे के वैसे ही रहेंगे, जब आप चाहोगे तब उसमें पकने की प्रोसेस चालू होगी। तो ये टेक्नोलॉजी यहां पर आई, कैसे आई पूरा समझाऊंगा मैं आपको। इसमें ट्रांसजेनिक टमाटो कराने वाला हूं मैं एक, एनसीईआरटी में एक 3 हो गए, 1 2 3 जो कराने वाला हूं मैं। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अगर प्लांट, भाई आप जानते हो मिनरल्स, सॉइल, सॉइल से प्लांट, सॉइल प्लांट, ये साइकिल चलनी चाहिए। अगर साइकिल कंटिन्यू चल रही है तो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, अगर साइकिल नहीं चल रही तो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म। तो कहते हैं, देखो होगा सदगुरु ने एक प्रोग्राम चलाया, सेव सॉइल, सेव सॉइल, क्योंकि एक तो प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, और एक हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर करके सॉइल को डेड कर रहे हैं, और डेड सॉइल का मतलब है वो एक बंजर भूमि कहलाएगी जिस पर कोई खेती नहीं हो सकती, कोई प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। तो तभी तो वो कह रहे हैं कि बचाओ सॉइल को, एक लिमिट के बाद रिवर्सिबल जब तक है तब तक बचा सकते हो, और एक बार इरिवर्सिबल कंडीशन पे पहुंच गई फिर नहीं वापस आएगी, समझ रहे हो ना। हाँ, तो कंटिन्यू उस सॉइल का अमाउंट, उस सॉइल का एरिया बढ़ता जा रहा है जो इनफर्टाइल है। तो अभी कितना भी कुछ भी कर लो, इनफर्टाइल सॉइल बढ़ जाएगी तो फिर क्या, आप कहां से क्रॉप करोगे, जनसंख्या बढ़ रही है, सॉइल घट रही है, समझ गए ना मेरी बात। तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और सॉइल कहीं ना कहीं प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरा बायो मतलब सिस्टम ही इसी पे बेस्ड है भाई, समझ रहे हो। तो सॉइल को बचाना जरूरी है, इसलिए कहते हैं कि जितना विश्वास आप केमिकल फर्टिलाइजर पे कर रहे हो अब रिड्यूस करो उसको, अब बायो फर्टिलाइजर्स यूज करो, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज लेकर के आओ, बायोटेक्नोलॉजी को एडवांस करो, ठीक है, वो जरूरत है।
तो हम ऐसे क्रॉप बना रहे हैं जो मिनरल्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं और उस मिनरल की साइकिल को मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन होती है। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा, एक लाइन दे रखी है। तो अब आगे क्या कराने वाला हूं, इनहांस, ये दे रखा है एनसीईआरटी ने, इसको कराऊंगा अभी। भाई मैंने बताया ना, बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं, जगह जहां चावल बहुत उगता है। वैसे तो आप जानते हो समुद्री इलाके जहां होते हैं वहां चावल ज्यादा उगता है, साउथ में देखोगे, पर बहुत सारे ट्रॉपिकल रीजन भी होते हैं, ठीक है, जहां पानी इकट्ठा हो जाता है, उस पानी का यूज करते हैं राइस के कल्टीवेशन के लिए। पानी चाहिए बहुत ज्यादा राइस के लिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। पानी कम है तो वहां राइस नहीं होगा, वहां गेहूं उगाते हैं लोग और चीजें उगाते हैं, ठीक है। इस जगह मतलब डिपेंड करती है कहां पर किस रीजन के अंदर क्या चीज उग रही है। तो सिंपल सी बात है, कुछ ट्रॉपिकल रीजन है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ चावल ही उगता है। चावल की वजह से उन लोगों के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है और नाइट ब्लाइंडनेस बड़ी कॉमन है उन इलाकों में। तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, भाई चावल तो उगता है ना, हाँ उगता है, तो चावल को मॉडिफाई कर दो जेनेटिकली। कैसे करेंगे भाई, चावल को उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा दो, एनहांस कर दो। उसमें हम ऐसा जीन इंसर्ट कर देंगे कि जो नॉर्मल टेम्परेट स्ट्रेन था, टेम्परेट स्ट्रेन का मतलब है लोकल स्ट्रेन जो उस ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, उसके अंदर हमने किसी ऐसे जीन को इंसर्ट करा दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके, जो उसमें बीटा कैरोटीन के फॉर्मेशन को बढ़ा दे, डिपोजिशन को बढ़ा दे। तो इससे क्या फायदा होगा, अब उन चावलों में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ बीटा कैरोटीन भी डिपोजिट होगा। इट इज अ प्रो फॉर्म ऑफ विटामिन ए, क्योंकि आप खाते विटामिन ए नहीं हो, आप खाते बीटा कैरोटीन हो। लिवर उसको कन्वर्ट किसमें करता है, विटामिन ए। तो बीटा कैरोटीन को हम क्या बोलते हैं, प्रो विटामिन ए। तो आज की डेट में हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस बनाए हैं, गोल्डन राइस, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू को इनहांस कर रहे हैं। समझ गए ना मेरी बात, तो उसको मैं समझाने वाला हूं, विटामिन ए गोल्डन राइस। तो ये आपके टारगेट हैं। तो आपको हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, गोल्डन राइस एनसीईआरटी में दे रखा है, ट्रांसजेनिक टोमेटो एनसीईआरटी में तुम्हें पढ़ने वाले हो, बीटी टॉक्सिन पढ़ने वाले हो, आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ने वाले हो। ये आपके टारगेट हैं एग्रीकल्चर के अंदर 4। तो करते हैं कि करके स्टार्ट। तो पहले मैं गोल्डन राइस कराऊंगा एक, हाँ यस, हाँ तभी तो जब हम प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तभी तो वो नीचे से डिपोजिशन को रोकें, खींचेंगे वो मिनरल्स को, फिर यूज करेंगे, फिर खींचेंगे, साइकिल मेंटेन होगी ना। नहीं समझ में, अगर प्लांट मिनरल को यूज ही नहीं कर रहे हैं तो वो डिपोजिट हो जाएंगे एक जगह, साइकिल नहीं रोटेट होगी, साइकिल रोटेट नहीं होगी तो बेकार हो जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। रोटेशन जरूरी है ना। नहीं इससे मतलब नहीं है, मिनरल्स ले रहा है तो अच्छा है ना, साइकिल भाई वो डेड भी तो होगी, डेड होकर ऑर्गेनिक कंटेंट नीचे आएगा फिर घूमेगा, तो वो साइकिल चलनी जरूरी है, कोई चीज डिपोजिट ना हो। जैसे हमारे अंदर ही हम कहते हैं ना कि रोटेशन जरूरी है, पानी पियो निकालो फिर इनटेक करो, रोटेशन, रोटेशन से जो जरूरी चीजें होंगी वो एक्यूमुलेट होंगी, जो बेकार चीजें निकल जाएंगी। सॉरी, समझ में आई या नहीं आई ये बताओ, आ गई। पहला टारगेट क्या कर रहे हैं, गोल्डन राइस। सबके अंदर एक कॉमन चीज मिलेगी, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढना है, एक प्लाज्मिड ढूंढना है, वेक्टर रिकॉम्बिनेंट बनाना है, और एक कॉमन होस्ट को ट्रांसजेनिक या उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड में ट्रांसफर कर देना है। सब में कॉमन चीज है एप्लीकेशन के अंदर, तो टिपिकल नहीं है एप्लीकेशन, समझने की है बस। जैसे अगर मैं गोल्डन राइस का एग्जांपल ले रहा हूं तो ये समझ में आ गया, एक कॉमन राइस को गोल्डन राइस में कन्वर्ट करना है तो बीटा कैरोटीन के जीन को यहां तक पहुंचाना है। तो पहला जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा आपका, बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन कहां से ढूंढोगे, एक डैफोडिल प्लांट से। तो गोल्डन राइस जो हम बनाने वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओराइजा सटाइवा। कैसी वैरायटी है, ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है। इट इज अ प्रो फॉर्म ऑफ विटामिन ए, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, प्रो विटामिन ए। आप खाते क्या हो, बीटा कैरोटीन। लिवर किस में कन्वर्ट करता है इसको, विटामिन ए। चलो भाई, अब यहां एक प्लांट ढूंढा हमने जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, क्या बोलेंगे इसको, डैफोडिल। डैफोडिल में क्या होता है, बेहतरीन बीटा कैरोटीन का जीन। तो पहले आपकी प्रायोरिटी क्या है, आइसोलेशन ऑफ, क्या करोगे, बीटा कैरोटीन को आइसोलेट करोगे, आइसोलेशन ऑफ बीटा कैरोटीन जीन। आपने बीटा कैरोटीन जीन को क्या कर लिया, डैफोडिल प्लांट से आइसोलेट कर लिया। सेम वही मेथड डीएनए आइसोलेशन वाला जो बताया था मैंने,
कर लिया, डायग्रामेटिकली दिखा दें इस चीज को, डायग्रामेटिकली दिखा दें उसको। मान लो ये वो जीन है जो आपने आइसोलेट किया है। अब जीन तो मिल गया आपको, अब आपको क्या चाहिए? एक वेक्टर। कौन सा वेक्टर लोगे आप? टीआई प्लाज्मिड, सोचना ही नहीं है आपको। प्लांट में इंसर्ट कराना है तो चाहिए हमें टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। कोई डाउट? अब मैं क्या करूंगा, इस जीन को टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ूंगा। तो जोड़ने के लिए पहले मुझे तोड़ना पड़ेगा ना, तो क्या चाहिए मुझे? रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। किसको? कंडीशंस हैं, ठीक है, किस कंडीशन में किसको कैसे पहुंचाना है, एक ऑप्शन है वो, ठीक है। अभी टिश्यू कल्चर भी पढ़ोगे, इसमें दे रखा है, बॉटनी में आएगा, ठीक है, हाँ। तो वो उसमें टिश्यू कल्चर एक अलग टॉपिक बना करके तरफ करा देंगे, समझ लेना। तो किस स्टेज में इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है, अर्ली स्टेज होती है, वेजिटेटिव स्टेज होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, तो वो एक अलग चीज है, समझना। पर बेसिक कंसेप्ट सबका एक ही है। जीन लिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अप्लाई किया, तो आप समझ गए होगे ना। अरे भाई, सबसे पहले क्या करोगे आप? इस प्लाज्मिड को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करोगे। साथ में आप किसको कट करने वाले हो? जीन को भी कट करने वाले हो। सेम एंजाइम से कट करेंगे तभी दोनों आपस में जुड़ पाएंगे। अब कौन सा एंजाइम यूज करोगे जरा बताओ? लाइगेज। लाइगेज यूज करोगे तो क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट नहीं बन जाएगा? फिर रिकॉम्बिनेंट का क्या करेंगे हम? ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का क्या करने वाले आप? ट्रांसफॉर्मेशन। टेम्परेट स्ट्रेन ऑफ राइस, जो उस जगह का लोकल स्ट्रेन था ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, उसके अंदर हम क्या करेंगे? इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। ट्रांसफॉर्मेशन, जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो बीटा कैरोटीन इसमें एक्सप्रेस करेगा, इससे क्या बन जाएगा? गोल्डन राइस। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बीटा कैरोटीन कलर कैसा आ जाएगा? गोल्डन। क्या बोलेंगे गोल्डन राइस को? ओराइजा सटाइवा। आप बताओ समझ में आया नहीं आया? हर जगह एक ही बात याद रखनी है, कौन सा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, कौन सा वेक्टर है, कौन सा होस्ट है, सेम मैकेनिज्म, बन गया प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? इनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू। आई या नहीं आई? कोई डाउट? खत्म। अब बात करते हैं हम फ्लेवर सेवर टोमेटो, ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ टोमेटो। टेम्पलेट नहीं, टेम्परेट, जो ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है वो लोकल वैरायटी। हाँ, ओल्ड रीजन जो स्पेशली मतलब किसमें? टेम्परेट मतलब उस रीजन में मिलने वाला। कोल्ड रीजन ना, हाँ, तो उन कोल्ड रीजन में मिलने वाला राइस, ठीक है। अरे करने आगे, आरएनए इंटरफेरेंस, नहीं, आरएनए इंटरफेरेंस से पहले मैं, उसमें भी आरएनए इंटरफेरेंस लगेगा, पर अभी समझ में नहीं आएगा, समझ में आगे आएगा, पहले समझो। मान लेना ये टमाटो है,
लगेगा एप्पल? नहीं। कोशिश कर रहा हूं, पर तुम टमाटर, वो टमाटो नहीं लगेगा, तुम्हें एप्पल लगेगा, ध्यान रखना। हाँ। माना, माना कि ये टमाटर है। इससे क्या बनेगा? mRNA। सेंस mRNA होगा या एंटी सेंस? सेंस और एंटी सेंस मतलब समझते हो? कहते ना, तुझ में तो बड़ा सेंस है भाई, तू नॉनसेंस वाली बातें कर रहा है, ऐसे कहते हैं ना। तू सुना तो है ना? सेंस का मतलब, दोनों लोग बातों में लगे हो। हाँ, तुमसे कह रहा हूं, समझ गए ना? हाँ करो ऐसे, तब समझूंगा मैं। हाँ, इधर कुछ खंबे के पीछे छिप जाते हैं। देखो, यहां मत बैठो, आकर के वहीं बैठे रहो। कौन? नहीं नहीं, अब यहाँ ठीक है। सुनो मेरी बात, एक होता है सेंस और एक होता है नॉन सेंस। कहते हैं सेंसफुल बातें कर रहा है, मतलब समझदारी वाली बातें कर रहा है, जिनका उपयोग है, यूज है। नॉन सेंस, बेवकूफ वाली बातें कर रहा है, ना हाथ है ना पैर है। हाँ है ना? हाँ। तो प्रोटीन बनाने में सेंस का यूज होगा या एंटी सेंस का यूज होगा? एंटी सेंस उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, पर प्रोटीन कभी नहीं बना था, सेंस बनाएगा। तो ये आरएनए सेंस होगा एंटी सेंस होगा, जरा बताओ। तो ये होगा सेंस एमआरएनए। सेंस एम आर एन ए। हमेशा सेल के अंदर सेंस एमआरएनए ही बनता है। वो आप जेनेटिकली मॉडिफाई करके एंटी सेंस बना दो, वो बात अलग है, पर नेचुरली सेंस ही बनता है। और सेंस का क्या बनता है? सेंस से क्या बनता है? प्रोटीन। क्या बनेगी? प्रोटीन। बना दें प्रोटीन? अरे तुम सुन तो रहे हो ना? प्रोटीन बना दें? बना दी। अच्छा, ऑल एंजाइम आर, बट ऑल प्रोटीन आर एक्सेप्शनल तो है ही। तो ये प्रोटीन जो बन रही है, ये एक्चुअल में है क्या? ये प्रोटीन एंजाइम है। ये प्रोटीन एंजाइम है। और अगर एंजाइम की बात की जाए तो कौन सा एंजाइम है? पॉली गैलेक्टो। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ टमेटो। ये समझ में आया नहीं आया? ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर फ्रूट में देखने को मिलती है।
तुम आजकल देखा होगा पपाया का सीजन चल रहा है, पपीता खूब मिल रहा है, पपीता तोड़ो रख दो और ये जीन एक्टिवेट हो जाएगा, पक जाएगा 2 4 5 दिन में। हाँ या ना? बनाना को लाते होगे रख देते होगे, 2 4 दिन में पक जाता है अपने आप। आता नहीं आता? हाँ, नेचुरल प्रोसेस है, ये होती ही होती है। पर अगर तुम इन फ्रूट्स को महीने 2 महीने के लिए रखना चाहो, रख सकते हो क्या? सड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे। समझ में आई नहीं आई? क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे। अगर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके इनको लंबे समय तक यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो। क्या करना होगा? इस जीन को साइलेंट करना होगा, इस जीन के एक्सप्रेशन को रोकना होगा। समझ में आया? समझना मेरी बात। अगर तुम इस एंजाइम के बनने को रोक दो तो आप ये लंबे समय तक इसको आप प्रिजर्व कर सकते हो। पर फिर पकाएंगे कैसे? पकाने के लिए आज की डेट में बहुत सारे केमिकल आते हैं, जैसे इथेफॉन आपने सुना होगा, ठीक है? हाँ, जैसे आज की डेट में तो खैर बहुत सारे ऐसे केमिकल बन गए हैं, एक ड्रॉप डाल दोगे, ड्रॉप से ही काम हो जाता है, पानी में उसमें डिप कर दो तो सारा रैपनिंग प्रोसेस, मतलब आर्टिफिशियली। पहले देखा होगा पुराने टाइम पर कार्बाइड यूज करते थे, पुड़ियों में बना बना के रख करके वो रख देते थे, इथेफॉन जैसी गैसें निकलती थी, उस गर्मी की वजह से उनका पकने का मैकेनिज्म चालू होता था, ठीक है? हाँ, जल्दी पकाने के लिए वो गर्मी गर्म करके, ठीक है, पका, मतलब अलग तरीके थे होते थे उस समय नेचुरल इस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए। पर आज की डेट में हमने ऐसे फ्रूट या ऐसी चीजें यूज करना चालू कर दी हैं जिनमें ये वाला जीन काम नहीं करता, इसको स्विच ऑफ कर देते हैं, और जब भी इसको पका के मार्केट में सेल करना होता है तो केमिकल से ट्रीट करके आप मार्केट में सेल कर सकते हो। कभी बनाना देखा होगा? आजकल जो बनाना है, दोनों सीधे बैठो पहले। आज की डेट में जो बनाना आ रहा है देखने में बिल्कुल कच्चा लगेगा, घर ले जाओ, ठीक है, तो घर ले जाओ, तुम 2 दिन भी छोड़ दोगे सड़ जाएगा और देखने में ऊपर से कच्चा ही रहेगा। देखे ना, ग्रीन रहेगा। हाँ, सब जेनेटिकली मॉडिफाइड आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, सब केमिकल ट्रीटेड होते हैं, ठीक है, 2 3 दिन में पकने की मैकेनिज्म चालू हो जाते। पर वो तभी चालू होगी जब वो ट्रीट करके मार्केट में सेल करेंगे, और तभी करते हैं मार्केट में सेल। नहीं आया क्या? स्टोर रखते हैं, उसमें चीजें स्विच ऑफ रहती है। यानी इस जीन को अगर आप साइलेंट कर दो, और जीन को साइलेंट करने में कौन आता है यूज में? एक आरएनए के एक्सप्रेशन को रोकने के लिए दूसरा आरएनए, कहते ना, जैसे तुम लोग बातें कर रहे हो, मान लो ये बातें कर रहे हैं, अब ये फंसने वाली है, ठीक है, तो इनकी बातों में ये आई और इंटरफेरेंस क्रिएट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरफेरेंस क्रिएट कर रही है। समझ रहे हो ना? यानी 2 बच्चों के बीच में एक बच्चा आकर के क्या कर देगा? इंटरफेरेंस क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से इनकी बातें नहीं हो पाएंगी, रुक जाएंगी बातें। नहीं आया क्या? ये बार बार फिर बाद में बोलेगी भी, तुम्हारे बीच में इंटरफेयर क्यों कर रही है? हम बातें कर रहे हैं, करने देना भाई ना, मैं तो इंटरफेयर करूंगी और तुम्हारी बातें रोकूंगी, तुम्हें एक्सप्रेस नहीं करने दूंगी। नहीं आया क्या? तो ये अपने चाल में साजिश, अपनी साजिश में चाल में सक्सेस हो जाती है, सक्सेस हो जाती है। अरे हाँ, साजिश में, ठीक है, इसको क्या कर दिया? एक्सप्रेशन को रोक दिया। इसी को बोलते हैं आरएनए के थ्रू आरएनए के एक्सप्रेशन को रोकना, आरएनए इंटरफेरेंस। क्या डबल स्टैंडर्ड आरएनए का प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल है? हाँ या ना? नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल सही, सिंगल स्टैंडर्ड का पॉसिबल है। तो अगर तुम इस टमाटर के अंदर सेंस का एंटीसेंस आरएनए बना दो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके, तो क्या ये सेंस एक्सप्रेशन कर पाएगा? क्योंकि एंटीसेंस बनेगा और हमेशा सेंस से बाइंड कर जाएगा, बनेगा सेंस से बाइंड कर जाएगा, डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन जाएगा, जो कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। नहीं, आपने क्या कर दिया? जीन को साइलेंट कर दिया, एक आरएनए ने दूसरे आरएनए के एक्सप्रेशन को रोक दिया। इसी को बोलते हैं जीन साइलेंसिंग, या आरएनए के थ्रू आरएनए के एक्सप्रेशन को रोकना, आरएनए इंटरफेरेंस। आई या नहीं आई? तो हमने इस टमाटर को मॉडिफाई किया एक टेक्निक यूज करके। कौन सी टेक्निक यूज करके? आरएनए आई, मतलब आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए आई, आरएनए इंटरफेरेंस हम करते क्या है, ठीक है, यहां पर समझना, यहां पर एक एंटीसेंस आरएनए, कौन सा आरएनए? एंटी सेंस आर एन ए, जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाएंगे, ठीक है, एंटीसेंस आरएनए
या स्ट्रेट लाइन ऐड कर रहा हूं, फॉर्म डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री, ये क्वेश्चन आता है। RNA किसके साथ? विद सेंस mRNA। जब डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन जाएगा तो स्टॉप क्या हो जाएगी? प्रोटीन सिंथेसिस। समझा रहा हूं? हमने इसके सेंस आरएनए या एंटीसेंस आरएनए बनाने वाले डीएनए को एक वेक्टर से जोड़ा। किसे जोड़ा? और उस वेक्टर को भेज दिया इस टमाटर के अंदर कि जा इस डीएनए को जोड़ दे टमाटर के डीएनए के साथ। जोड़ दिया। अब वो डीएनए दोनों टाइप के आरएनए बनाएगा, सेंस भी बनाएगा और एंटीसेंस भी बनाएगा। नहीं आया? सेंस नो डाउट एक्सप्रेशन करेगा, पर एंटीसेंस करने देगा? क्योंकि दो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए साथ साथ होंगे तो अपने आप तुरंत क्या कर जाएंगे? बाइंड। और इनकी बाइंडिंग करते ही क्या आगे की प्रोसेस होगी? स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अब टमाटर जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। मतलब टमाटर बड़े, क्योंकि कौन से नहीं, टमाटर बड़ा मजेदार। हाँ कुछ ऐसे कुछ था कुछ। हाँ बचपन बचपन में। हाँ हाँ ये टमाटर बड़ा मजेदार यानी क्या? हाँ कुछ था ना। हाँ हाँ हाँ। ए तुम्हारी क्लास में आने के लिए एनर्जी चाहिए, बहुत बहुत एनर्जी चाहिए। समझ रहे हो? हाँ पहली क्लास तुम्हारी होनी चाहिए थी, उल्टा हो गया है। चलो एम्ब्रियोनिक स्टेज में की जाती है ना सारी की सारी चीजें, सब कुछ एम्ब्रियोनिक स्टेज में करोगे तो प्लांट में जाएगी। सीड में नहीं करते, सीड में नहीं करते, एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते हैं, जिससे उनके सीड के अंदर प्रॉपर्टी आती है। अब डिपेंड करता है आप किस तरह की चीजें बना रहे हो। तभी तो आज की में जो बीज आते हैं देखोगा किसान हर बार खरीद के लाता है। अगर नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी क्यों खरीदता? ठीक है। हाँ तो ये तो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी अब कहाँ काम कर रही है। अब आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए तो आपको सीड हर बार, भाई कंपनियों की चाल भी तो है, हर बार तुम्हें यस 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 समझ रहे हो? वो मैं अभी पूरी टेक्नोलॉजी पढ़ाने वाला हूं, सब्र कर। अभी तो ये भूल जा, तू समझा हमने क्या किया? टेक्नोलॉजी यूज की और इसके एक्सप्रेशन को रोक दिया। इसे कहते हैं फ्लेवर सेवर टमाटो। आ गई? जहां हम चाहते हैं वहां कर सकते हैं। यस मतलब हमने ऐसे ऐसे हमने सीड बनाए हैं, जब उनको हम ग्रो करेंगे कल्टीवेट करेंगे टमाटर को, सारे टमाटर ऐसे ही होंगे उसके अंदर। सीड में नहीं करते, ऐसे हम प्लांट बनाते हैं, उनमें जो मॉडिफाइड सीड बनाते हैं उनको यूज करते हैं। फिर उनको हम मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, एक या दो कल्टीवेशन कर सकते हैं। क्या? अलीन वो जाएगा पर वो प्रॉपर्टी नहीं होगी उतनी, ठीक है। तभी तो आपको हर बार सीड खरीदने पड़ते हैं। भाई आप कोई फसल करनी है, कुछ भी करना है तो आपको सीड हर बार परचेस करने ही पड़ेंगे। अब बढ़ जाए आगे। नंबर थर्ड, बीटी टॉक्सिन। समझोगे इसको अच्छे से तो कहानी समझनी पड़ेगी पहले। रियल कहानी सुनाए? ठीक है। तुमने शायद देखा हो ना देखा हो, मैंने देखा है इसलिए कहानी इसलिए सुना पा रहा हूं कि मैंने वो दौर भी देखा है, थोड़ा सा थोड़ा सा, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब तुमने भी देखा होगा वो दौर, वही समझ गए? हाँ हाँ। जब खेतों पर दवा छिड़की जाती थी तो बच्चों को उधर जाने से रोका जाता था कि जाना नहीं है, पर बच्चे थोड़े से दुष्ट होते थे। जब रोका जाएगा तो जरूर करेंगे, क्यूरियोसिटी, क्यों रोक रहे हैं? तो हाँ तो देखते थे कि वो लोग जाते थे तो क्या करते थे, पूरे गमछा होता था, पूरा मुंह पूरा गमछे से बांध लेते थे। नहीं समझ में आया? हाँ चश्मा पहनते थे, हाथों में ग्लव्स होते थे, टंकियों में दवा होती थी, टंकियां टांगते थे, पंप करके फिर स्प्रे किया जाता था पूरे खेतों पर कीड़ों को मारने के लिए। अभी भी लोग करते हैं, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी थोड़ी चेंज हो गई है, समझना मेरी बात। आजकल तो बताया था ना मैंने,
कि गोभी जिनकी यहां हो रही है, एक ड्रॉप डाल देते हैं, बस इतने खतरनाक पॉइजन आ चुके हैं कि स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉप ड्रॉप बाई ड्रॉप जा रहा है पानी के अंदर, और पानी बहता हुआ खेतों में जा रहा है। सोचो एक एक ड्रॉप जो पानी में जा रहा है कितना टॉक्सिक पॉइजन होगा, और गोभी में कीड़े को लगने नहीं दे रहा वो। और ऐसी गोभी क्या करेगी, गट में कैंसर प्रोड्यूस करेगी। सिंपल सी बात है यार, पॉइजन है, खतरनाक पॉइजन है। उन गांव वालों से पूछो क्या है, कहेंगे भैया ये बहुत खतरनाक पॉइजन है। काहे डाल रहे हो भाई, हमारी भी इच्छा है कि पक्का घर बनवाएं, हमारी भी इच्छा है कि गाड़ी हो, हमारी भी इच्छा है कि अपना मोड़ा मोड़ी की बढ़िया सी शादी करें। समझ में आया? अब ये ना पता होना है कि तुम कर क्या रहे हो, बहुत गंदा काम कर रहे हो भाई। क्या करें। आज की गोभी में कीड़े देखिए आपने, आजकल जो गोभी आ रही है चमकती हुई व्हाइट, जो चमकती हुई चीज होती है वो अच्छी नहीं होती। हाँ, आ जाओ, रियलिटी है, ठीक है। फल भी तुम्हें चमकते हुए दिख रहे ना, कोई फल, समझ जाओ कुछ इनको गड़बड़ है। आगे बढ़े। हाँ, अब तू वहां क्यों जा रही है एपोमिक्सिस पे, अभी अभी टेक यहीं रहे, आगे चलें। अरे भाई सुन लो, ये इधर है, ये घुमा के दियो पीछे वाले को। ये मैं समझा कौन है, क्या हो गया, नॉर्मल है, ध्यान, इधर आ जाओ। यानी इन कीड़ों को मारने के लिए आपको इंसेक्टिसाइड केमिकल यूज करने पड़ते थे, जिसका इफेक्ट क्रॉप पर भी होता था, सॉइल पर भी होता था, सॉइल की फर्टिलिटी पर भी होता था, इधर पॉइजन। तो उसको रिप्लेस करने के लिए साइंटिस्टों ने बैक्टीरिया को देखा, एक ऐसा बैक्टीरिया अगर उसको कोई इंसेक्ट खा ले तो मारा जाएगा, हम खा लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुन रहा है ना? उसका नाम क्या रखा हमने, नाम क्या रखा, उसका नाम क्या था, बैसिलस थ्रियोंजेंसिस। तो हमने ढूंढ लिया बैसिलस थ्रियोंजेंसिस। ये एक ऐसा बैक्टीरिया था, समझना मेरी बात, कहानी यहां से चालू हो रही है। अगर आप इस बैक्टीरिया को, इसको कहते हैं बायो इंसेक्टिसाइड, क्या बोलेंगे इसको, बायो इंसेक्टिसाइड। जब साइंटिस्टों को मालूम पड़ गया इस बैक्टीरिया की ऐसी प्रॉपर्टी है, तो बायो इंसेक्टिसाइड घोल बनाने चालू कर दिए। टंकियों में इस बैक्टीरिया को घोर दिया जाता था और स्प्रे किया जाता था, ठीक है। इससे आपको हार्मफुल कोई इफेक्ट नहीं होते थे, क्रॉप भी ठीक ठाक होती थी, सॉइल को भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये बायो इंसेक्टिसाइड कहलाते थे, क्या कहलाते थे, बायो इंसेक्टिसाइड। तो हमने क्या चालू कर दिया, प्लांटों के ऊपर इनके को स्प्रे करना चालू कर दिया। क्या कर दिया, स्प्रे। अब इसका फायदा क्या था स्प्रे करने का, जब भी इंसेक्ट आता और इसको खाने की कोशिश करता तो मारा जाता। यह इंसेक्ट आया, बैठा और कोशिश कर रहा है कि आज मैं इस लीफ को खा जाऊंगा, जैसे खाने की कोशिश की मारा गया, क्योंकि इसने लीफ के साथ साथ क्या इंटेक कर लिया, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, बैसिलस थ्रियोंजेंसिस। ये क्या है, बैक्टीरिया। कौन सा है, बैसिलस थ्रियोंजेंसिस। थ्रियोंजेंसिस। भाई आखिर ये बैक्टीरिया करता क्या है, ये बैक्टीरिया अपने अंदर इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन को स्टोर करता है अंदर। एक तो होते हैं एंडोटॉक्सिन, एक होते हैं एक्सोटॉक्सिन। जो बाहर निकाले जाते हैं वो एक्सोटॉक्सिन हैं, जो अंदर एक्यूमुलेट होते हैं वो एंडोटॉक्सिन है। ये तो जानते हो ना, एंडो एक्सो, ठीक है। जैसे क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनाई एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है, एंडोटॉक्सिन। एक्सो वाले हाथ उठाओ, एंडो वाले हाथ उठाओ। एक्सो में एक हाथ उठा, एंडो में छह, पांच छह हाथ उठे, बस यही। और बाद बाकी क्या है,
यार, सुधांशु, प्रियांशु, क्या यार है, कुछ है ही नहीं इसमें, ये आईक्यू का क्वेश्चन है। कौन बताएगा? हाथ उठाओ, कौन बताएगा? कोई एक्सो वाला नहीं है? एक हाथ तो हाथ उठाओ भाई, एक्सो एक हाथ उठाओ। तुक्का मेरी क्लास में तुक्का नहीं चलेगा, मेरे कहने पे तो उठाओ हाथ, कौन उठाएगा? मुझ पर विश्वास कौन करता है? मुझ पर विश्वास करोगे तो जीतोगे, हारोगे कभी नहीं। जीत गए। एक्सोटॉक्सिन, भाई एंडोटॉक्सिन क्या रिलीज होते हैं? वो तो अंदर ही रहते हैं भाई, कॉमन सेंस लगाओ भाई। भाई कॉमन सेंस का मतलब है, अगर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई टॉक्सिन रिलीज करेगा तो बाहर रिलीज करेगा ना, वो टॉक्सिन जाएंगे रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और तब जाकर रिएक्शन होगी। एंडोटॉक्सिन तो अंदर ही रह जाते हैं ना, एंडो का मतलब अंदर जो स्टोर होते हैं एंडोटॉक्सिन है, एक्सो तो बाहर निकलते हैं। भाई डिप्थीरिया एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। तुमने आज लाज रख ली कुछ बच्चों ने, बाद बाकी तो हाथ ही नहीं उठाया उन्होंने, विश्वास तो कर लेते। नहीं, सुधांशु प्रियांशु तो कभी विश्वास ही नहीं करता मेरे ऊपर। सही बात है, अपने को देखो बस, तू जा जा। यहां मेरी समझ समझ में आ गया, एंडोटॉक्सिन अंदर स्टोर होते हैं, एक्सोटॉक्सिन बाहर रिलीज किए जाते हैं, तो कंफ्यूजन क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो ये क्या रिलीज करता है? रिलीज इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन, रिलीज इनएक्टिव, कैसे? इन एक्टिव एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन रिलीज इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, ठीक है, समझना। अगर ये एंटर कर जाएंगे कहां पर? एंटर इन मिड गट ऑफ इंसेक्ट, तो क्या होगा प्रियांशु? तबाही मच जाएगी, समझ रहे हो? इस इंसेक्ट की गट में भूचाल आ जाएगा और गट फट जाएगी, बेचारा मारा जाएगा, ठीक है। अभी हमें मैकेनिज्म नहीं पता, मैं पूरी भूमिका लेके चल रहा हूं। अभी मैं इतना पता है कि अगर ये मिड गट में एंटर करेगा तो इंसेक्ट को मार देगा। क्यों मारेगा, क्या प्रोसेस हमें नहीं पता, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। ये अब साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि आखिर इन बैक्टीरिया के पास ऐसा क्या था, तो एक जीन हमें मिला। जीन का नाम क्या रखा हमने? क्राइजीन, CRY, क्राइजीन, जो एक प्रोटीन बनाता था, क्राई प्रोटीन। इनएक्टिव प्रोटीन थी, एक्टिव प्रोटीन थी? इनएक्टिव प्रोटीन थी। अगर इस प्रोटीन को, जो अंदर एक्यूमुलेट हो रही है इस बैक्टीरिया के समेत, ये इंसेक्ट की गट में चली जाए, तो वहां पर एल्कलाइन मीडियम में ये एक्टिव हो जाएगी, और एल्कलाइन मीडियम में एक्टिव होते ही ये उसकी गट में पोर बना देगी, इससे वो मारा जाएगा। पर इस बैक्टीरिया को अगर हम खा जाएं तो हमारी भी तो गट एल्कलाइन होती है, हमें कोई नुकसान नहीं है। हाथ उठाओ। एसिडिक होती है भाई, स्टमक एसिडिक होता है, पूरी पूरी इंटेस्टाइन एल्कलाइन होती है, फिर स्टमक ही तो एसिड होता है। हम तो मैं इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूं, तुम बताते नहीं हो कुछ भी। अच्छा, अब ये बात तुम्हें सुनाते हैं, क्वेश्चन तो रिस्पॉन्स नहीं देना, घुमा के पड़ेगा फिर। भाई एल्कलाइन मीडियम के अंदर ये जाकर के एक्टिव हो जाती है इंसेक्ट की, और इंसेक्ट मारा जाता है। भाई हमारी भी तो एल्कलाइन मीडियम है अंदर गट में, तो हमारे अंदर क्यों नुकसान नहीं होता? इससे कोई मतलब नहीं है। यानी पीएच का इससे कोई संबंध नहीं है, पीएच का संबंध सिर्फ एंजाइम से है, समझ में आया? इसकी गट में कुछ खास एंजाइम मिलते हैं। भाई इसको तो कई टाइप के एनिमल भी तो खा जाते हैं, भाई लीव्स को कैटल नहीं खाते क्या?
बकरियां नहीं खाती क्या? उनको तो नुकसान नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि एक खास एंजाइम है जो अल्कलाइन मीडियम में ही एक्टिवेट होता है, गट के अंदर होता है, इंसेक्ट की गट के अंदर। अरे उधर देखो, इधर इधर, मैं यहां खड़ा हूं साथ में। ध्यान कितना खराब है तुम्हारा, ध्यान सोचो, हाल भटक जाता है ध्यान। समझ में आया? ध्यान इतना तगड़ा हो कि एकदम फोकस, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है पता ही नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ। अरे भाई तुम जरा से में डाइवर्ट हो जाते हो। सुनो 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 सुनो, आखिर इसकी गट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन एक्टिव एंडोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं? अब पूरी कहानी समझाता हूं मैं। सबसे पहले हमने क्या ढूंढा? उस जीन को ढूंढा जो क्या बना रहा था? एंडोटॉक्सिन। ये क्या है? जीन। क्या बना रहा है? एंडो, बोल तो दिया करो कभी कभी। इस जीन को हम क्या बोलेंगे? क्राइजीन। क्राई जीन। क्या है ये? क्राई जीन। अब क्राइजीन क्या करने वाला है? मैसेंजर आरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा? एमआरएनए। एम आर एन ए। एमआरएनए से कौन बाइंड करेंगे? राइबोसोम करवा दें। राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम बोला है। राइबोसोम से क्या बनेंगे? प्रोटीन। कौन से प्रोटीन बनेंगे? चलेगा सर डायग्राम? दौड़ेगा ना? हाँ। क्योंकि जितने भी प्रोटीन देखो ना, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ही तो होते हैं। तो मैंने अपनी सहूलियत के लिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूं हमेशा में। ठीक है, समझना। ये क्या है? इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन है। क्या है ये? एंडोटॉक्सिन, या इनको क्राय प्रोटीन भी बोल सकते हो, एक ही बात है। एंडो का मतलब बैक्टीरिया के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। तो ये बैक्टीरिया के अंदर ही क्या होते रहेंगे? एक्यूमुलेट होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे? एक्यूमुलेट होते रहेंगे। क्लियर है? बिल्कुल समझना मेरी बात। बैक्टीरिया के अंदर ही एक्यूमुलेट होते रहेंगे। और अगर अगर कोई बैक्टीरिया, सॉरी, कोई इंसेक्ट इसको इनटेक कर ले तो क्या होगा? अब समझना। एक इंसेक्ट बना रहा हूं, लाइक अ कॉकरोच। इसकी फोर गट है, ये इसकी मिड गट है, ये इसकी हाइंड गट है, बीच में क्या होगी? मिड गट। मिड गट, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। एंटर इन midgut of insect in alkaline medium inactive endotoxin convert into active form with the help of
प्रोटियोलिटिक, एक्टिव फॉर्म, यही कर देते हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम, हर प्रोटियोलिटिक एंजाइम, तुम्हें याद डाइजेशन पढ़ा है तुम लोगों ने? डाइजेशन पढ़ा है पुराना पहले का है? अरे डिलीट तो हो गया, थोड़ा पढ़ा तो है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन का एक्शन मैकेनिज्म सेम होता है, अलग होता है? हर एंजाइम का एक्शन मैकेनिज्म अलग होता है। हर एंजाइम पर्टिकुलर साइट पर कट करता है। हर एंजाइम हर प्रोटीन को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ता है। कोई पेप्टोन बनाता है, कोई पेप्टाइड बनाता है, कोई प्रोटियोज बनाता है, तो डिफरेंट। चलो खैर, अब ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो इंसेक्ट की गट में मिलते हैं वो एल्कलाइन मीडियम में ही एक्टिवेट होते हैं। समझना मेरी बात। तो ये क्या काम करेंगे, इस प्रोटीन को तोड़ देंगे। किसमें तोड़ देंगे? इनएक्टिव प्रोटीन कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म। दो पार्ट में टूट गई। एक्टिव क्रायोप्रोटीन attach with epithelium of midgut, अटैच हो जाएगी वहां पर। अटैच होती क्या कर देगी, वहां पर पोर जनरेट करेगी, फॉर्मेशन ऑफ पोर। जिसकी वजह से स्वेल्ड अप होगा और लाइसिस फट जाएगा बैक्टीरिया, सॉरी इंसेक्ट। फाइनली क्या होगा, डेथ ऑफ इंसेक्ट। डेथ ऑफ इंसेक्ट। समझ में आई नहीं आई? यानी अच्छा, ये प्रोटीन क्रिस्टल फॉर्म में होती है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, वो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं चिपक करके, और तुरंत में होल बन जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे, और स्वेल्ड अप होगा, फट जाएगा, मर जाएगा। नहीं आई क्या? तो साइंटिस्टों को समझ में आ गया इसका एक्शन मैकेनिज्म क्या है। अब हमें करना क्या है, इस क्रायो प्रोटीन के जीन को निकालना है, टीआई प्लाज्मिड में जोड़ना है, वैरायटी ऑफ प्लांट को क्या कर देना है, मॉडिफाइड। यानी अब ये प्लांट इस प्रोटीन को अपने अंदर बना लेंगे। अब इन प्लांट को कभी भी कोई भी इंसेक्ट खाने की कोशिश करेगा, मारा जाएगा, क्योंकि अब क्रायो प्रोटीन प्लांट के अंदर बन रही है। हमें नुकसान नहीं है इस प्लांट को खाने से, किसी और एनिमल को नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारे सबके अंदर, इन एनिमल्स के अंदर वो एंजाइम नहीं पाए जाते जो इंसेक्ट की मिड गट में पाए जाते हैं। आई या नहीं आई? क्या बेटा, आई या नहीं आई? किसके नहीं आई? पूरी भूमिका के साथ समझाई है मैंने, फील करा के। उसे आने दो, कोई नहीं, वो बिजनेसमैन है, वो हॉस्पिटल खोलेगा और तुम सबको जॉब देगा, वो डॉक्टर थोड़ा ना बनेगा। फिर तो वो आईसीएमआर खोलेगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अरे भाई ये बताओ, यहां पर समझ में आई या नहीं आई? तो क्या करने वाले हैं, समझ में आ गया? एक प्लाज्मिड, क्रायोजीन जोड़ दो, रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, वैरायटी ऑफ प्लांट, जैसे ब्रिंजल, बैगन में कीड़ा लगता ही लगता है, ठीक है, कॉटन में कीड़ा लगता ही लगता है, भुट्टा खाया है, कॉर्न, उसमें भी कीड़ा लगता ही लगता है। आई नहीं आई? तो इस तरीके से बहुत सारी क्रॉप है जहां इंसेक्ट से परेशानी है, तो हमने उनको क्या कर दिया, इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। अब बताओ, पर बोलो भाई, खत्म। याद क्या रखना है आपको,
ये याद रख लेना। कौन कौन सी क्रॉप को हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर चुके हैं? कॉटन, कॉर्न, राइस, टमाटो, पटेटो, सोयाबीन। कोई डाउट? डिटेल में एनसीईआरटी क्या बोल रही है? बीटी कॉटन। बैसिलस थ्रिंजेंसिस की बात करते हैं। स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थ्रिंजेंसिस प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल। किनको किल करता है? कितने टाइप के इंसेक्ट को किल करता है? लेपिडोप्टेरन्स को करता है, हाँ, कोलियोप्टेरन्स को भी करता है, डाइट्रेंस। पर एनसीईआरटी ने किसकी बात की है? ओनली और ओनली, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल दिए हैं, टोबैको, बडवॉर्म, आर्मी वॉर्म का नहीं दिया, कॉटन, बॉल वॉर्म, कॉर्न बोरर, इनके एग्जांपल की बात की है। तो किसमें आते हैं ये? कोई डाउट? अरे हाँ है ना। तो अब एक डायग्राम दे रखा है, ये तो समझ में आ गया ना, ये तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। प्रोटीन के क्रिस्टल होते हैं, पर्टिकुलर फेज में बनते हैं, ठीक है। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रो टॉक्सिन की फॉर्म में होती है। अगर कोई इसको इनटेक कर ले तो ये इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्ट हो जाते हैं किस फॉर्म में? कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म। और कहां पर? एल्कलाइन पीएच पर। और ये क्रिस्टल क्या हो जाते हैं? सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल। जब क्रिस्टल सोल्यूबलाइज होंगे तो वहां क्या बना देंगे? क्रिएट पोर्स। इससे क्या होगा? स्वेलिंग होगी, लाइसिस होगी, और फाइनली बेचारा मारा जाएगा। कोई डाउट? जो डायग्राम में बता दिया, जहां में लिखा हुआ बढ़ा दिया एनसीईआरटी का। तुम गुमसुम क्यों हो जाते हो? नहीं आई? आ गई ना? आगे बढ़ो फिर। ये कॉटन की एक बॉल का डायग्राम है। ऐसी कॉटन बॉल होती हैं, उनमें अगर, क्योंकि भाई मखमली बिस्तर है तो इंसेक्ट अपने लार्वा को इसी के अंदर देता है, नहीं आया क्या? पर हमारा नुकसान हो जाता है, तो इसी के लिए हमने इस टेक्निक को डेवलप किया। क्वेश्चन आएगा, क्राइजीन बहुत टाइप के होते हैं, किसके लिए कौन सा क्राइजीन यूज करोगे? कॉर्न बोरर के लिए कौन सा यूज करोगे? कॉटन बॉल बॉम्ब के लिए कौन सा यूज करोगे? जैसे टीटी पहले आया बाद में आया, ऐसी टेक्निक यहां भी बनाते हैं? ऐसी टेक्निक यहां भी बनाते हैं? ये तो भूलोगे तुम। अभी याद रहेगा, पर एग्जाम में जब प्रेशर होगा ना, सब खिचड़ी हो जाएगी, कचरा हो जाएगा दिमाग का। है तो सारे का ऐसे याद रखो, पहले कॉर्न आया फिर कॉटन आया। कॉर्न बोरर में सिर्फ एक एग्जांपल है, और कॉटन बॉलबम में दो जीन है, ये तो याद रहेगा बस। तो ऐसे ध्यान रखना, जैसे पहले क्या आया? 1 पहले आया, 2 पहले आया, ए बी पहले आया, ए सी पहले आया। तो 1 और ए बी ये पहले आए और कॉर्न बोरर में आए, बाद बाकी के सब कॉटन बॉल बॉम में आए। नहीं आई? आ गई? क्राई फर्स्ट पहले आया, और फर्स्ट में भी ए बी पहले आया, तो दोनों पहले आए हैं, तो कॉर्न बोरर में आया, बाद बाकी का जो भी हो, ए सी या जो भी है, फर्स्ट सेकंड कुछ भी, सब बाद में आए, सब बाद में आए। दोनों ही 1 2 में भी 1 पहले आया, और ए बी में भी, ए बी ए सी में भी ए बी पहले आया। कोई डाउट? तो कॉर्न बोरर और दूसरा वाला कॉटन बॉल बॉम्ब। आई या नहीं आई? याद रहेगा पीछे? ठीक है, इधर सुन रहे हो ना मेरी बात? सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? ये घूम रही है बाहर, तू सुन ही नहीं रही होगी फिर। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता दिया मैंने। चलो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए के थ्रू आरएनए के एक्सप्रेशन को रोकना। करा दूं पूरा? कमर कस लो, इतना ही खत्म करूंगा, से थोड़ा ना कर दूंगा आज।
2 दिन और हैं भाई, परसों कराऊंगा, परसों लेके आऊंगा, दोनों चैप्टर के मिक्स करके लेके आऊंगा, क्विज करा दूंगा। मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन क्विज में बुलवाऊंगा तुमसे, देखने किसमें कितना है दम। फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के दोनों के मिक्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं बहुत सारे ले आऊंगा, चलो एक काम करता हूं, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे लेके आऊंगा, ठीक है। जितने हो जाते हैं उतने टाइम में कर लेंगे, क्योंकि फिर मैं थोड़ा जाऊं, मतलब फ्लाइट होगी ना, निकलूंगा थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं अच्छे से, और थोड़ा फिजियोथेरेपी भी सोच रहा हूँ, एक दिन और करा लूं यहाँ पर। बढ़े आगे। आरएनए के थ्रू आरएनए के एक्सप्रेशन को रोकना, तो पहले क्या करनी है, समस्या, फिर समाधान, क्योंकि समस्या ही समाधान की जननी होती है। अगर समस्या ही नहीं है तो समाधान कहां से ढूंढोगे? यही करना, वाह वाह क्या बात है, आ जाओ। तो करे, लेकिन प्रॉब्लम आना भी जरूरी है, अब प्रॉब्लम नहीं आ रही तो कुछ नहीं हो रहा, प्रॉब्लम भी आनी जरूरी है, तो मैं पूछना भी जरूरी है भाई, समझ में आया? तो टेंशन मत लिए करो, हम नहीं पूछेंगे, दूसरे की पड़ोसी क्या सोचेंगे। प्रॉब्लम आ रही है मतलब तुम पढ़ रहे हो, नहीं आया क्या? प्रॉब्लम नहीं आ रही, या तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा, जो बहुत कम होता है, या तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। ठीक है, करे स्टार्ट। मान रहा है, इसको तो पढ़ नहीं रहा है, हैं? पढ़ रहे हो? चलो समझना, समस्या क्या थी? चलो अब उसकी मत, समस्या क्या थी, मैं अक्सर एक ही बात बताता हूं, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में, याद हो, एल्कोहल के ऊपर 100% टैक्स कर दिया था। कौन है ये? वही है, उसी को ढूंढ रहा था, आवाज तो समझ पहचान में आती है ना मुझे, कहां चला गया, है ना। और फिर भी मुझे याद है, जब हम बाहर निकले तो एल्कोहल की लाइन, जहां दुकानें थी, वो लाइन लग रही है, मैंने कहा 100% टैक्स करने के बाद भी इतनी लाइन है। गुड़गांव, देखो गुड़गांव में क्या है, जैसे तुम, जैसे यहाँ ठेके की दुकानें होती हैं, गुड़गांव में एल्कोहल के मॉल होते हैं। हाँ, मॉल, मॉल समझ रहे हो ना, उसको बड़े रिस्पेक्ट से लोग गुजारते हैं, हम मॉल में जा रहे हैं, वहां एल्कोहल को ऐसे नहीं, मतलब ब्रांडिंग की जाती है, मतलब लगता है, मतलब तुम गोल्ड क्या बेच रहा होगा कोई, गोल्ड को सजाने के लिए शोरूम बनते हैं ना, फेल है गोल्ड के शोरूम तो उसके आगे, ऐसे शोरूम एक एक बोतल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि मतलब पूरे स्टैच्यू पर घूम रही है वो बोतल ये अकेली, समझ रहे हो ना क्या? अरे मेरे घर के भाई, मैं गुड़गांव में रहता हूँ ना, जहां मैं रहता हूँ मैं आसपास तो मॉल ही मॉल है इनके। अगर मॉल में चला भी जाऊं उसका मतलब थोड़ा ना पी रहा हूंगा मैं, समझ रहे हो? और जो पीते हैं ना, वो खोखे में जाके चुपचाप से ठस के पी के, पता ही नहीं चलता उनको, समझ में आया? तो जो दिखता है वो, समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। अब यहां जाओ, हाँ, एक्चुअल में वहां पर रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है, तो दिल्ली के लोग भागते हैं गुड़गांव की तरफ, समझ रहे हो ना? हाँ, और रास्ते में खूब सारी बैरिंग लगी होती है, पुलिस वाले लगे होते हैं बस शिकार को पकड़ने के लिए, तुरंत माउथ में वो नहीं इंस्ट्रूमेंट डाल डाल के चेक करते हैं कि भाई अगर जरा भी इंस्ट्रूमेंट में अल्कोहल आ गया बस बाहर निकल, नहीं आया क्या? और जोश, लड़कों में जोश है आज की डेट में, देख लेंगे कोई, चल रहे हैं गुड़गांव, चल रहे हैं बॉर्डर पे, तो भाई पूछो ही मत, लगे हुए हैं। तो सीधी बात कर रहा हूं, यानी गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा अगर रेवेन्यू जनरेट होता है, तो आपको पता है एल्कोहल हुआ, तंबाकू पे साफ साफ डायग्राम भी छाप दिया है कि पीने से कैंसर हो जाएगा। अरे यार, जो नहीं पीते हैं उनको भी कैंसर हो रहा है, अब पी लेंगे तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यू लोग पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, लड़के तो छोड़ो, लड़कियां पी रही हैं, खतरनाक है। बहुत मतलब, अरे यार सुनो मेरी बात, अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, पता है, इलेक्ट्रिक वाले आ गई हैं स्मोकिंग। हाँ इलेक्ट्रिक, वो मतलब इलेक्ट्रिक का मतलब है उसमें, मतलब 2-2.5 हजार रुपए की होती है, निकोटिन होती है,
प्यार बढ़िया क्वालिटी के फिल्टर होते हैं, बस ऑन करो और पता ही नहीं चलेगा मुट्ठी में, धुआं भी नहीं निकलेगा उसमें, हल्का सा माइन्यूट सब पता ही नहीं चलेगा। बहुत हाईटेक, बहुत हाईटेक चीजें हो गई हैं, ठीक है। मतलब 4 लोगों के बीच में किसी को दिक्कत भी नहीं होगी, पड़ोसी को। अब आ जाओ, ठीक है, करें स्टार्ट। सेम चीज तंबाकू के लिए हुई, किसके लिए हुई? तंबाकू, क्योंकि तंबाकू सब जगह यूज होती है। अगर मैं तंबाकू की बात करूं, टोबैको की बात करूं, तो टोबैको की रूट में एक निमेटोड का इन्फेक्शन पाया गया, जिससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। मेलोडी इनकोग्नेसिया, बचपन याद आया था, मेलोडी है चॉकलेटी। आज मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, तुमने खुद जान जाओ, ये था चॉकलेटी मत हो जाओ। तुमने ऐड नहीं देखे? मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, बोला मेलोडी है चॉकलेटी, कितनी चॉकलेटी है? अरे मेलोडी खाओ खुद जान जाओ भाई, चॉकलेटी ना हो जाओ। आ जाओ इधर। तो सिंपल सी बात है, नाम तुम्हें याद रहेगा, मेलोडी इनकोग्नेसिया, याद रहेगा। मेलोडी ऑप्शन में होगा, पहचान लोगे, याद हो गया, ठीक है। तो एक्चुअल में एक निमेटोड था, निमेटोड जानते हो, राउंड वॉर्म, गोल कृमि, समझ में आया। राउंड वॉर्म का इन्फेक्शन ह्यूमन में भी होता है, राउंड वॉर्म का इन्फेक्शन एनिमल्स में भी होता है, अदर एनिमल्स। राउंड वॉर्म का इन्फेक्शन प्लांट में भी होता है। सोचो ये कि ऐसे वॉर्म सब जगह पाए जाते हैं, क्लियर है बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने साइंटिस्टों से बोला कि भाई ये तो बहुत बड़ा लॉस है, कुछ खोजो। अब पॉसिबल नहीं था कि मैं उन प्लांटों को उखाड़ूं, उनकी रूट में एंटी वॉर्म स्प्रे करूं फिर लगा दूं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो आप कुछ ऐसी टेक्निक चाहिए जो उस नेमाटोड के पर खच्चे उड़ा दे, ठीक है। तब साइंटिस्टों ने 2 चीजों पर फोकस किया। एक, यूकैरियोटिक प्लांट में सेल्फ डिफेंस सिस्टम क्या है, पहला। दूसरा, उस नेमाटोड की कमजोरी क्या है, नेमाटोड की कमजोरी क्या है। फिर हम उस, समझना मेरी बात, उस प्लांट को उस नेमाटोड की कमजोरी के अगेंस्ट मतलब उसमें रेजिस्टेंस पावर डेवलप कराएंगे और नेमाटोड को किल कराएंगे। पूरी मैकेनिज्म समझा रहा हूं मैं। तो 2 चीजों फोकस कर रहा हूं। सबसे पहले प्लांट, कौन सा प्लांट? टोबैको, उसकी रूट में क्या था? नेमाटोड। कौन सा नेमाटोड? मेलोडी इनकोग्नेसिया। कहानी यहां से चालू करते हैं। तो एनसीईआरटी में हमने लिख भी दिया है, सेवरल नेमाटोड पैरासाइट, वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, यानी इनका पैरासाइट, कहां का पैरासाइट होते हैं? ह्यूमन में भी होते हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब हम बात कर रहे हैं किस नेमाटोड की? मेलोडी गाइनी इनकोग्नेशिया। ये किसमें इन्फेक्ट कर रहा था? रूट ऑफ टोबैको, रूट ऑफ टोबैको, ठीक है। इससे क्या? इससे ईल्ड बहुत कम हो रही थी, ग्रेट रिडक्शन इन ईल्ड, नुकसान हो रहा है भाई, सीधी सी बात है। अब हम एक स्ट्रेटजी लेकर के आ रहे हैं। A novel strategy was adopted to prevent the infection, which was based on RNA interference. एक बेसिक बात समझ में आई नहीं आई? RNA इंटरफेरेंस, आरएनए के थ्रू आरएनए के एक्सप्रेशन को रोकना, ठीक है। कौन सा प्लांट था? टोबैको। कहां पर? रूट में। कौन सा नेमाटोड? मेलोडी इनकोग्नेसिया। तो सबसे पहले हमें 2-3 चीजें समझनी है, इस नेमाटोड की कमजोरी और यूकैरियोटिक प्लांट का सेल्फ डिफेंस सिस्टम, करें। तो पहले मैं यूकैरियोटिक प्लांट के सेल्फ डिफेंस सिस्टम की बात करूंगा, सिंपल सी बात। अरे क्या आ गया भाई, समझना। ये एक यूकैरियोटिक सेल है, कौन है? इस यूकैरियोटिक सेल में कोई भी इंफेक्टिव एजेंट, वायरस भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दे या एंटर करा दे, कोई भी तरीका, कुछ भी हो सकता है, तो उससे बचने का एक तरीका है इनके पास, ठीक है, किसी भी तरीके से, ठीक है। कोई वायरस हो, जैसे मैं एक आर्टिफिशियल डायग्राम बना देता हूं थोड़ा से समझाने के लिए।
मान लो एक वायरस है, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट, कोई भी पैरासाइट, कोई भी, कुछ भी। मैं एग्जांपल एक वायरस का ले लेता हूं। किसी भी तरीके से, किसी भी इंफेक्शन से, किसी भी तरीके से अगर यूकैरियोटिक सेल में डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाए, कौन सा आरएनए बन जाए या एंटर कर जाए, कोई भी चीज, कुछ भी, हमेशा इनमें से एक स्टैंड सेंस होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। एक क्या होगा, तो बोलते दो भाई, और दूसरा क्या होगा, ऑलवेज। सेंस आरएनए होगा और एक एंटी सेंस आरएनए होगा। हाँ या ना? प्रोटीन बनाने में कौन यूज होगा, सेंस या एंटीसेन? प्रोटीन फॉर्मेशन में हमेशा सेंस पार्टिसिपेट करता है, एंटीसेंस का कोई रोल, यानी इस यूकैरियोटिक सेल को एंटीसेंस से कोई खतरा, सेंस से खतरा है। तो जब भी ऐसी कोई केस आता है तो यूकैरियोटिक सेल के पास एक एंजाइम होता है, मतलब एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। रिस्क आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स की अगर बात करूं, लिख भी देता हूं, साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, सी है ना। रिस्क क्या काम करेगा, हमेशा सेंस को मारेगा या एंटी सेंस को? अरे एंटी सेंस को क्यों मारेगा, सेंस के टुकड़े सेंस के बचेगा क्या, यहां क्या हो गया, डाइजेशन ऑफ सेंस आरएनए। बचेगा क्या, एंटीसेंस। एक नहीं, ऐसे इस प्लांट के अंदर क्या बनने चालू हो जाएंगे, क्या बचेंगे, ओनली ओनली एंटी सेंस आर एन ए। समझे नहीं समझे? यानी प्लांट अपने को बचाने के लिए रिस्क का यूज करके हमेशा पैरासाइट के या जो भी फॉरेन पार्टिकल अपना जेनेटिक मटेरियल इंड्यूस कर रहा है उसके सेंस को उड़ा देगा, जिससे वो प्रोटेक्ट रहेगा, अपने को कोई नुकसान नहीं रहेगा। आई या नहीं आई? तो साइंटिस्टों ने सबसे पहले एक चीज को समझा कि प्लांटों के पास कुछ होता है जो सेंस को मार देता है, एंटी सेंस को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेता है। समझ आ गया नहीं आ गया? आ गई। सेकंड स्टेप, अब कमजोरी ढूंढनी है। किसकी कमजोरी ढूंढनी है? नेमाटोड। एंटर करा करके वो अलग अलग होंगे ना स्टैंड, बाद में जाकर के सेंस स्टैंड से वो प्रोटीन बनाएगा। मतलब ये तरीका बता रहा हूं, एक लाइन में दे रखी है कि किसी भी तरीके से जनरेट हो जाए, बन जाए पैरासाइट का, क्योंकि वो इस तरीके से बने होते हैं, उनमें प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो उनको मतलब कह सकते हो कि जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करवाती हैं। मैकेनिज्म अलग है इसकी, अभी तो बस बेसिक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं कि अगर डबल स्टैंडर्ड बन जाए, या क्योंकि कोई पैरासाइट एंटर करा रहा है, क्यों करा रहा है, क्योंकि प्रोटीन बनानी है उसको। समझना मेरी बात?
तो उसमें से डबल स्टैंडर्ड को मारने का काम हमेशा ये रिस्क करता है, ठीक है, ये काम ही डबल स्टैंडर्ड पे करेगा, ठीक है, प्रोटीन बनाए ना बनाए वो एक अलग बात है, ठीक है। यहां पर हर यूकैरियोटिक प्लांट के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कट करने का एक मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं रिस्क, इतना याद रखा भी, ठीक है, पहला स्टेप आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हमने देखा कि निमेटोड के पास वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है, निमेटोड की आखिर क्या कमजोरी है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। मान लो ये निमेटोड है, मान लो निमेटोड का ये डीएनए है, मतलब मान लो अभी, इसके बाद एनसीईआरटी की एक लाइन कवर हो जाएगी आपकी, और कहां से क्वेश्चन आएगा वही बता रहा हूं मैं। अगर इस डीएनए से क्या बनेगा आरएनए, तो पहले क्या बनेगा रेप्लिकेशन फॉर्क, ये क्या हो गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अरे यार रेड कलर दिखने का, ये कौन है निमेटोड, इसमें से एक कोई ना कोई स्टैंड ऐसा होगा जो किसमें पार्टिसिपेट करेगा, किसमें पार्टिसिपेट करेगा, आरएनए बनाने में। कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए। अगर मैं इस मैसेंजर आरएनए की बात करूं, ये सेंस होगा या एंटी सेंस होगा, सेंस एम आर एन ए। ये सेंस एमआरएनए कुछ ऐसी प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है, कुछ ऐसी प्रोटीन बनाता है जो इसकी पैरासिटिक एडेप्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए भाई, हर पैरासाइट की अपनी एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी पैरासिटिक एडेप्टेशन, उस एडेप्टेशन के लिए कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो प्रोटीन होगी जिसकी वजह से पैरासाइट हो पाता है। समझने की कोशिश करना, ये लो ये लेते हैं, ये क्या बन रही है प्रोटीन। मान लो ये प्रोटीन इसको पैरासिटिक एडेप्टेशन प्रोवाइड कराती हैं, और इसकी वजह से ये इसकी जो वॉल है, देखा होगा पैरासाइट अपनी वॉल से भी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन्स। समझना मेरी बात, तो ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरासिटिक एडेप्टेशन। ये चीज समझ में आ गई कि यार ये जो डीएनए है इसका ना, बिना इस डीएनए के इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये इस डीएनए की हेल्प से ही क्या काम करता है, किसी प्लांट के ऊपर पैरासाइट रह पाता है। तो दो चीजें ढूंढी हमने, पहले समस्या ढूंढी, समस्या का निदान करने के लिए दो चीजें ढूंढी, एक तो यूकैरियोटिक प्लांट के अंदर सेल्फ डिफेंस सिस्टम क्या होता है, रिस्क, रिस्क से समझ में आ गया रिस्क क्या होता है। दूसरा हमारे समझ में आया कि इसकी नेमेटोड की कमजोरी क्या है, समझना अच्छी तरीके से। पूरी बायोटेक्नोलॉजी में आरएनए इंटरफ्रेंस एक ऐसा टॉपिक है जो बड़े बड़ों को समझ नहीं आता था, समझ रहे हो ना। हाँ तुम्हारा टिपिकल था, मैं बता दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि कहीं मेंशन नहीं है सारी चीजें, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत कम दे रखा है, वो उतना क्लियर करता ही नहीं है किसी को, ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो अब दो चीज समझ में आ गई, एक तो पैरासिटिक एडेप्टेशन के लिए क्या कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है नेमेटोड की, और प्लांट की यूकैरियोटिक सेल की सेल्फ डिफेंस सिस्टम रिस्क, दो चीज क्लियर है। चलो अब मैं बायोटेक्नोलॉजी लगाऊंगा यहां पर। ये प्लांट सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, अगर मैं इस यूकैरियोटिक सेल को जेनेटिकली मॉडिफाइड करना चाहूं, ठीक है, प्लांट सेल कोई भी प्लांट सेल हो सकती है, इसको क्या करना है, जेनेटिकली मॉडिफाई करना है मुझे, ठीक है, और किसके अगेंस्ट, इस नेमेटोड के अगेंस्ट। तो मैं नेमेटोड के इस डीएनए को पहले क्या करूंगा, आइसोलेट करूंगा, आइसोलेशन ऑफ जो पैरासिटिक एडेप्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, समझना।
जीन जो पैरासिटिक एडेप्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कर लिया आइसोलेट। आइसोलेट करने के बाद उसको मैं जेनेटिकली मॉडिफाई करूंगा। क्या करूंगा? जेनेटिकली मॉडिफाई, मॉडिफिकेशन कर दिया। मॉडिफिकेशन में क्या होगा? इसका सेंस और एंटी सेंस दोनों आरएनए बनाने की कैपेबिलिटीज की एक्टिवेट हो जाएगी। डीएनए के दोनों स्टैंड, ये भी आरएनए बनाएगा और ये भी आरएनए बनाएगा। समझना मेरी बात? तो समझ पा रहे हो ना? सेंस एंड एंटी सेंस दोनों बना, भाई दोनों टाइप के स्टैंड को मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब मैं इस डीएनए को किसके साथ जोड़ूंगा? प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड यूज करूंगा यहां पर? टीआई प्लाज्मिड। रिकॉम्बिनेंट बनाना है ना। मॉडिफाइड जीन को लेकर के जोड़ दूंगा साथ में इसके, और ये बन गया रिकॉम्बिनेंट। किसके साथ जोड़ दिया मैंने? टीआई प्लाज्मिड के साथ। टीआई और टीआई प्लाज्मिड का मैं क्या करा दूंगा? इसमें एंटर यानी ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये टीआई प्लाज्मिड जब अंदर जाएगा तो किस डीएनए को लेकर के जाएगा? उस डीएनए को लेकर के जाएगा जो निमेटोड का या निमेटोड के पैरासिटिक एडेप्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था और मॉडिफाइड है। मतलब इस डीएनए से सेंस और एंटीसेंस दोनों आरएनए बनेंगे। हाँ नहीं, हमने पूछा नहीं, तुम सो रहे थे, तुम अपने आप बोल रहे हो हम सो नहीं। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। थोड़ी झपकी आ गई थी ऐसा कह दो बस, ठीक है। हाँ कोई नहीं। तुम देखो यार, मैं पहले ही पे तुम्हें हिंट दे रहा हूं, आरएनए इंटरफेरेंस समझ में नहीं आता, इसलिए पूरी कहानी समझा रहा हूं मैं। समस्या क्या है, समाधान क्या है। तो पहले आपने प्लांट के अंदर सेल्फ डिफेंस सिस्टम में रिस्क को ढूंढा, दूसरा नेमेटोड की कमजोरी को ढूंढा, नेमेटोड की कमजोरी वाले डीएनए को जेनेटिकली मॉडिफाई किया, उसके दोनों स्टैंड एक्सप्रेसिबल बनाए। नहीं आया क्या? और टीआई प्लाज्मिड में जोड़ करके एक प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया, और प्लांट सेल में जाकर के ये डीएनए क्या करने वाला है? दोनों स्टैंड से आरएनए बनाएगा। डबल स्टैंडर्ड निमेटोड डीएनए क्या है? अब निमेटोड डीएनए से क्या बनेगा? दोनों स्टैंड से आरएनए बनेंगे, सेंस और एंटी सेंस। ये आपने मॉडिफाई कर दिया इसको, यानी इस वाले स्टैंड से भी आरएनए बन रहा है, इससे भी आरएनए बन रहा है। समझना, इससे क्या बनेगा? डबल स्टैंडर्ड निमेटोड आरएनए। ये मॉडिफाई कर दिया। डबल स्टैंडर्ड कहां बन रहा है? जिन प्लांट को आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हो उनके अंदर बन रहा है। क्लियर है? और प्लांट के पास एक प्रोटीन होती ही है, या बता ही चुका हूं, रिस्क आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। रिस्क इसमें से किसको तोड़ेगी? अरे नॉनसेंस को क्यों तोड़ेगी? सेंस को तोड़ेगी। भाई दो टाइप के बच्चे हैं, एक सेंस और एक नॉन सेंस। आपको कंपटीशन का खतरा किससे है? नॉनसेंस से खतरा है। सेंस को उड़ा दो, कंपटीशन खत्म। नॉनसेंस तो पहले से नॉनसेंस है, वो क्या कंपटीशन क्वालिफाई करेगा? समझ में आ गया? ये तो करते हैं। उड़ा दें किसको? साइंस को। तुरंत सर सोचो मत, साइंस को उड़ाओ, तभी कंपटीशन हल्का होगा। साइंस
एंटी सेंस, सेंस और एंटी सेंस। अब क्या होगा, सेंस के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और बचेगा क्या, यानी जो जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होंगे उनके अंदर उस नेमाटोड का एंटी सेंस आरएनए भर भर के भरा होगा। नहीं आया क्या? बस इस प्लांट को कोई नुकसान नहीं है, इस प्लांट अपना काम कर रहा है, बस नेमाटोड का एंटी सेंस आरएनए इसके अंदर बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। जैसे मैंने आपकी बॉडी में एक वैक्सीन इंसर्ट कर दी है, डीएनए वैक्सीन, आपको कोई नुकसान नहीं है। वो डीएनए वैक्सीन जा रही है, कोरोना की वैक्सीन, और आपकी बॉडी में कोरोना के एंटीजन बना रही है, बना रही है, बना रही है, जिससे कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनते जाएं और कभी कोरोना आए तो मार लिया जाए। सिंपल सी बात है, आप समझना मेरी बात। वही मैंने क्या कर दिया, इस प्लांट को मॉडिफाई कर दिया है, वैक्सीनेटेड कर दिया है, इसके अंदर एंटीसेंस आरएनए नेमेटोड का बनना है, बनना है, बनना है, पर खतरा नहीं है क्योंकि एंटीसेंस है। प्रोटीन तो सेंस बनाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, अटैक, किसका अटैक, नेमाटोड का, किसके ऊपर, इस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के ऊपर। अब कैसे घेर घेर के मारा जाएगा, अब देखो। सेम टमाटो में हमने क्या कर दिया, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एंटीसेंस, एंटीसेंस बन रहा है। सेंस जब भी बनेगा एंटीसेंस सेंस से बाइंड कर जाएगा। अब आगे देखो, ये कौन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जीएम प्लांट। अब समझना, इस प्लांट के अंदर ऑलरेडी क्या है पहले से, एंटीसेंस एमआरएनए ऑफ नेमाटोड ऑलरेडी भरे पड़े हैं। एंटी सेंस एमआरएनए ऑफ, एक नेमाटोड के मन में ख्याल आया, क्या आया, आज लॉन्ग ड्राइव पर जाया जाए इस प्लांट के अंदर। इसको नहीं पता थी क्या होने वाला है इसके साथ। नेमाटोड अंदर आ चुका है, नेमाटोड अंदर आया, नेमाटोड अंदर, अरे नहीं आई। सपोज टोबैको प्लांट की रूट में नेमाटोड चला गया, दिखा दूं, देख रहे हैं रूट के अंदर नेमाटोड भरे पड़े हैं, दिख रहे हैं नेमाटोड। अभी इनको नहीं पता जीएम में गए हैं कि नॉर्मल में गए हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड कौन है जीएम वाला, अरे वो है बैठा है, उसकी आवाज जानता हूं मैं। सोएगा तो ऐसे ही होगा, सोना है, सोने का नतीजा है। अरे पता है यार कौन सो रहा है। ये जा चुका है, अब जाते ही वो अपना खेल खेलेगा, ये खेल खेलेगा, क्या करेगा, अपने डीएनए को एक्टिवेट करेगा जो पैरासिटिक अडेप्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आया? लास्ट स्टेप खत्म, इसके बाद टाइम भी खत्म एग्जैक्ट। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, सेंस, सेंस एम आर
एन ए। सेंस mRNA से बनते ही क्या बनेगा इसका? प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या बन गया ये? प्रोटीन। प्रोटीन किससे बाइंड कर जाएगा? ये पैरासिटिक एडेप्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और अब ये नेमेटोड क्या करेगा? धीरे धीरे इस प्लांट के मटेरियल को सक करना चालू करेगा। ये जैसे ही ये इंटेक करेगा मटेरियल को, तो साथ में एंटीसेंस भी, तो इसी का एंटीसेंस जो इंतजार कर रहा है अंदर आएगा। इसका एंटीसेंस इसके सेंस से बाइंड कर जाएगा। बाइंड करते क्या बनेगा? डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। क्या बना देगा? डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। इसके बनते क्या हो जाएगी? स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस। खत्म। और फिर पैरासाइट नहीं रह पाएगा और ये मारा जाएगा। आई नहीं आई? किसके नहीं आई? क्या? यूकैरियोटिक सेल में होता है, ठीक है। अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए जाएगा तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। वैसे तो हमारे पास तो बहुत सारी चीजें भी हैं, और भी बहुत सारी चीजें होनी। अभी तू तू ह्यूमन पे मत बात कर, तू कचरा कर देगी कंसेप्ट का भी, ठीक है। थोड़ा और मैच्योर और पढ़ाई करेगी ना, तू समझेगी ह्यूमन में और क्या क्या चीजें होती हैं। अभी तू प्लांट तक समझना। तुझे अभी साइंटिस्ट तो बनना नहीं है, डॉक्टर बनना है। साइंटिस्ट बनने के लिए भी तुझे एमएससी करनी पड़ेगी। वहां तक पहुंचते हुए तू बहुत सारी चीजें सीख जाएगी। अभी तू ये समझ, ये आरएनए इंटरफेरेंस जो टेक्निक है वो हमने क्यों यूज की, टोबैको में क्या फायदा हुआ इसका, हम नेमेटोड से टोबैको को कैसे बचा पाए। आई या नहीं आई? ये मैकेनिज्म सारे प्लांट में होती है, पर हम सारे प्लांट को जीएम प्लांट नहीं बनाए हैं। हम सिर्फ टोबैको प्लांट को जीएम प्लांट बनाए हैं। जीएम मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड। जिसको बनाओगे उसी में तो मैकेनिज्म होगी। अब बताओ, जल्दी बताओ। खत्म। यानी यहां हम क्या कर रहे हैं? डबल स्टैंडर्ड आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए के थ्रू हम दूसरे आरएनए के एक्सप्रेशन को रोक रहे हैं, साइलेंस कर रहे हैं। आई या नहीं आई? यहां पर इंफेक्शन है, ये ट्रीट कर दिया है। ये निमेटोड है, यहां निमेटोड नहीं है आफ्टर ट्रीटमेंट। आई या नहीं आई? खत्म। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप खुद लगाना, मैं तो इकट्ठा बाद में पूछूंगा। पर थैंक यू तो सही है, पहले ये तो समझ में आया नहीं आया? अब जाने के नाम पर सब हाँ आ गया, सब आ गया, बस जाने दो। ऐसा तो नहीं है? एकदम सेट है ना ब्रेन में? क्योंकि कल मैं कराऊंगा इसकी मेडिकल वाली एप्लीकेशन। बस वही मेन है, खत्म। फिर तो थ्योरी है जरा सी 15-20 मिनट की। उसकी वजह से लंबे समय तक पैरासाइट थोड़ा ना रह पाएगा। प्रोटीन तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, पैरासिटिक एडेप्टेशन बहुत सारी होती हैं, उनके लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। वो प्रोटीन नहीं बनेंगे तो लंबे समय तक पैरासाइट नहीं रह पाएगा वो। ये मैंने रियल में ऐसा नहीं है, ये समझा कंसेप्ट समझाने के लिए चीजें बनाई हैं मैंने। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, ये तुम समझ पाओ कि कंसेप्ट क्या है। आई या नहीं आई? बस क्योंकि बिना इसके तुम्हें तुम्हें समझा ही नहीं पाऊंगा कभी मैं आरएनए इंटरफेरेंस। तुम्हें क्या, तुम्हें समझाने के लिए कंसेप्ट बनाना पड़ा था मुझे, तब मैंने कहा अब समझ में आएगा। आजा जल्दी, तेजी से, तेजी से, मैं भी दौड़ूंगा अब। क्या? अरे तो बच्चों को दिखा देना किसका है।
तो नीचे उसको काउंटर पे दे दियो, नीचे वाले काउंटर पर। किसी का होगा तो काउंटर पे दे देना नीचे आकर के। चलो नहीं नहीं नहीं, अ नोबल स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन का मतलब इन्फेक्शन नहीं होता, मतलब समाधान से मतलब है इसका। तो डिक्शनरी में अभी नेट पे डालेगी ना, इसका मतलब समझ में आ जाएगा। मतलब मैं बता दूं लो, ये स्पेलिंग तो तू देख लिया कर नेट पर। बोल जरा। इन अच्छा, कीड़ों की भरमार हो जाना, ठीक है, कीट ग्रस्त हो जाना, यानी प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन, जो कीड़ों से प्लांट मर रहे थे ना, यानी उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट रोकने का, दिस इन्फेस्टेशन विच वाज बेस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, पढ़ाई चल रही है ना, मुझे पढ़ाई से मतलब है, इसका मतलब नहीं है क्लास में